कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अपनी फरारी चलाकर स्कूल आता है और इस लकी गाय का नाम कोई और नहीं शेन युअन खुद। सब लोग हैरान रह जाते हैं, तस्वीरें खींचने लगते हैं और तभी कार से एक बैड डी उतरती है। पास खड़े लड़के कंप्लेन करने लगते हैं, ये बास्टर्ड अभी अभी स्कूल आया है और सेकंड ईयर की गॉडेस को ऑलरेडी डेट कर रहा है। एक चश्मा लगाए लड़का जिसकी आंखें कांप रही हैं कहता है, जब तुम रिच और गुड लुकिंग पैदा होते हो तो लाइफ अपने आप इजी हो जाती है, जिसे चाहो उठा लो। लेकिन उसका दोस्त डिसएग्री करता है, शेन युअन किसी एक को नहीं चुन रहा, वो तो सबको चुन रहा है। फर्स्ट ईयर की लड़कियां भी सेफ नहीं हैं। हमारा लड़का अपनी डेट के साथ चल रहा है और सच कहें तो उसका पोस्चर बहुत कॉन्फिडेंट है, छाती सीधी सिर ऊपर। उसे देखकर दूसरी लड़कियां जल रही हैं, सोच रही हैं क्या हमें फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दोस्त लिपस्टिक लगाते हुए दूसरी से कहती है, गिव अप मत करो, अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ती हैं। उधर किंग खुद बस खुश है, लेकिन उसकी ये लग्जरियस लाइफ ज्यादा दिन नहीं चली। जैसे ही उसने हाई स्कूल खत्म किया और यूनिवर्सिटी गया, सारा मजा खत्म हो गया क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस 3 ट्रैवल एजेंसीज पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गईं। इतना ही नहीं, उन पर मिलियंस का डेट भी चढ़ गया। वह अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है और अपने दोस्तों को कॉल करता है लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए, लेकिन उसके दोस्त उसे सीधा भगा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह हर चीज का पैसा नहीं देगा तो खेलने में कोई मजा नहीं। उसी पल हमारे लड़के को समझ आ जाता है, जैसे ही उसके पास पैसा खत्म हुआ ये सारे फेक फ्रेंड्स उसे छोड़ गए। सबसे बुरी बात, उसके पेरेंट्स और सिस्टर अब एक छोटे से तंग घर में रह रहे हैं और उसे खुद यूनिवर्सिटी डॉर्म में रहना पड़ रहा है। इस हालत में जो आजादी वह पहले महसूस करता था सब गायब हो जाती है। वह सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ होता है। वह एक लड़की के पास जाता है जो दीवार से टेक लगाए खड़ी होती है। यह उसकी करंट गर्लफ्रेंड है जो वांटिंग, और बिना किसी घुमाव के वह सीधी बात कह देती है, उनका रिश्ता खत्म। वह बस इतना कहती है कि उसे उम्मीद है कि फ्यूचर में उसे कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे ज्यादा अच्छे से समझ सके। लड़का पूरी तरह स्टंट हो जाता है। वह कहता है, हम 3 साल से साथ थे, तुम ऐसे अचानक ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है? लेकिन लड़की उसे बिल्कुल नहीं बख्शती। वह कहती है उनका रिश्ता कभी भी प्योर लव पर बेस्ड नहीं था और अगर फ्यूचर में कभी उनका सामना हो भी जाए तो वह उसे किंग कहकर न बुलाए। उसे ऐसा निकनेम पसंद नहीं, असल में उसका एक पैर पहले ही बाहर है। वह उसे साफ कह देती है उसे फिर कभी न दिखे। लेकिन जिन्युएन हमारा लड़का शांत हो जाता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। जैसे ही वह कार का डोर खोलने लगती है और कहती है कि उसका फ्रेंड आ गया है, वह उसे रोक लेता है। वह पूछती है अब क्या चाहिए? वह कहता है जो भी महंगे डिजाइनर बैग्स उसने उसे दिलवाए थे सब वापस कर दे। यह सुनकर वह आगब बूला हो जाती है। वह कहती है 3 साल डेटिंग के बाद कम से कम इतना तो उसे मिलना ही चाहिए कि वह ये सारा जंक अपने पास रखे। जिन्युएन कहता है अगर वह बैग्स वापस नहीं करना चाहती तो वे एक आखिरी एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में वह बस कहती है गो टू है। तभी कार में बैठा लड़का उसे किंग कहकर बुलाता है और कार में बैठने को कहता है। साथ ही वह जिन्युएन को देखता है और पूछता है राइड चाहिए? उसी पल शेन युअन को साफ समझ आ जाता है, जब उसने उसे किंग कहा था तो वह बवाल कर रही थी, लेकिन जब यह लड़का वही नाम लेता है उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी शेन युअन बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है चिंता मत करो, मैं पास ही रहता हूँ। लेकिन वह आदमी जिद करता है, कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, अगर शेन युअन को राइड चाहिए तो बस पूछ लेना। वह बड़े ही सभ्य लहजे में जोड़ता है, मैं बस ये पक्का करना चाहता हूँ कि तुम सेफली घर पहुँचो। शेन युअन अंदर ही अंदर हंसता है, उसे अच्छे से पता है यह बास्टर्ड सिर्फ उसे कार में बैठाकर उसकी बेइज्जती करना चाहता है। तो वह विंडो के पास झुकता है और कहता है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर बस कुछ कदम दूर है। फिर वह जू वांटिंग के लिए कार का दरवाजा खोलता है और उस आदमी से कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। वह आदमी स्मार्ट करता है, डोंट वरी शी इज इन गुड हैंड्स। शेन युअन सिर हिलाता है, मैं उन शब्दों की कदर करता हूँ। फिर बिल्कुल कैजुअली वह कहता है वैसे हम जैसे मर्दों को औरतों के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, इसलिए अच्छा है कि तुम्हें पता हो उसके फेवरेट फ्लेवर्ड हैं। ज्यादा फैंसी लिंगरी मत लेना, उसे अनकंफर्टेबल लगती है। और रोल प्ले में डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर उसके फेवरेट्स हैं। बस एक एक लाइन, सीधा हेडशॉट। कार के अंदर बैठे आदमी का चेहरा पत्थर हो जाता है। बिना कुछ बोले वह जोर से दरवाजा बंद करता है और कार तेजी से भगा ले जाता है। शेन युअन वहीं खड़ा रहता है, सोचता है बेचारा समझा ही नहीं, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। फिर वह हल्की सांस लेता है, उसे उम्मीद है कि वैंकिंग जिंदगी में अच्छा करेगी। आखिरकार उसके हिसाब से तो यही सबसे सही चॉइस थी। अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वह दिल से कामना करता है उसे परफेक्ट लाइफ मिले। इमोशनलेस, अनबोदर्ड, एब्सोल्यूट सिग्मा। ब्रेकअप हुआ, कोई ड्रामा नहीं, दोनों को रोस्ट किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन तभी ट्विस्ट ऑफ फेट, हवा में एक नीली रोशनी चमकती है, एक सिस्टम विंडो प्रकट होती है। मे बी एवरीवन डिजर्व्स अ चांस टू लिव अ परफेक्ट लाइफ। और वहीं से परफेक्ट लाइफ सिस्टम लोडिंग। शेन युअन की आंखों के सामने स्टैट्स उभर आते हैं, एज 21, हाइट 1.82 मीटर। शेन युअन पलक झपकाता है, मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ? ईमानदारी से उसे भी नहीं पता और फ्रैंकली उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वह बस खड़ा है, कंफ्यूज्ड, सोच रहा है कि ये किस तरह की मैडनेस है। तभी सिस्टम बोलता है टू लिव द परफेक्ट लाइफ
लाइफ मनी अलोन इज नॉट इनफ, यू नीड एडमिरेशन फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। पहला मिशन प्रकट होता है। मेन मिशन 001 अपोजिट सेक्स पर पैसा खर्च करो। एफिनिटी स्कोर कम से कम 60 होना चाहिए। रिवॉर्ड जितना खर्च करोगे 3x वापस, अगर एफिनिटी बढ़ी डबल बोनस। मतलब साफ है 3 गुना पैसा, और अगर दिल भी पिघल गया तो 6 गुना। शेन युअन चुपचाप खड़ा है, चारों तरफ नजर घुमाता है। ठीक है, तो पहला शिकार कौन होगा? और तभी पहला टारगेट सामने आता है, क्रैश टियर काउंसलर। उसमें क्रैश जैसा कुछ भी नहीं है, वो टॉप टियर है। वो शेन युअन को देखकर कहती है कि वो एक रियल मैन है, सिर्फ इसलिए कि किसी लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। एक लड़के को टूट जाना जरूरी नहीं है। शेन युअन वहीं खड़ा है, थोड़ा असमंजस में, और तभी उसकी नजर जाती है एक कमाल की चीज पर। उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा दिल बना है और उसमें लिखा है 65। ये उसका एफिनिटी स्कोर है। उसी पल शेन युअन को लगने लगता है शायद ये सिस्टम सच में रियल है। काउंसलर उसे समझाती है कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए और इस ब्रेकअप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है लगता है मुझे एडवांटेज मिल गया। फिर वो पूछती है तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है ना? आखिर लड़का कंगाल जो है वो कहती है कि शायद जल्द ही अप्रूव हो जाए, लेकिन शेन युअन अब सिस्टम पर ज्यादा ही भरोसा करने लगा है। वो तुरंत बोल देता है स्कॉलरशिप की चिंता मत कीजिए, मेरे घर के कर्ज के सामने उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। काउंसलर मुस्कुराती है और कहती है अगर भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई की हो या रोमांस की, तो मेरे पास आ जाना। इतना कहकर वो हाथ हिलाती है और चली जाती है, और शेन युअन वहीं खड़ा सोचता है। वो सिस्टम की सारी कंडीशंस पर खरी उतरती है तो थ्योरी के हिसाब से पैसा ट्रिपल होना चाहिए। अब टेस्ट करने का टाइम था। वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है क्या आप मेरे साथ बबल टी पीने चलेंगी? और बस इन्वेस्टमेंट शुरू। वो थोड़ी शाय है लेकिन खुश भी। शेन युअन तुरंत दिमाग में हिसाब लगाने लगता है। उसके पास कुल पैसे थे 87 युअन। डैम, ये लड़का सच में ब्रोक है। मुश्किल से $15। अगर पैसा ट्रिपल हुआ तो होना चाहिए 99, और अगली ही सेकंड पैसे सच में 99 हो जाते हैं। अब उसे सब समझ आ जाता है, अगर वो बार बार उसी पर खर्च करता रहा तो पैसा बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा। यही मौका है अपने परिवार का कर्ज चुकाने का और इस मिजरेबल जिंदगी से बाहर निकलने का। पुराना शेन युअन वापस आने वाला है, या शायद उससे भी बेहतर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 99 को मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं। तो पहला ऑब्जेक्टिव साफ है, बहुत सारा पैसा चाहिए और सही इंसान जिस पर वो खर्च करे। और ये पागल आदमी लोन शार्क्स से उधार, बैंक से लोन, इधर उधर से पैसा जोड़कर कुल मिलाकर जुटाता है $49,000। रिस्क, क्रेडिट पूरी तरह बर्बाद, जान जाने का भी खतरा। लेकिन उसके लिए ये ऑल और नथिंग है। एक ही इश्यू बचता है, वो जो गिफ्ट लेने वाला है उसे बहुत सोच समझकर देना होगा, क्योंकि उसे पता है उसकी टीचर जानती है कि वो गरीब है। वो शायद गिफ्ट लेने से मना कर दे। 1 घंटा गुजरता है, उसने उसके लिए प्राडा बैग खरीद लिया। लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। प्लान सिंपल है, उसे बताएगा कि ये बस एक सस्ता नॉकऑफ है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अब असली टेंशन, वो उसके घर के बाहर खड़ा है, दरवाजा नॉक कर रहा है और उसे ये भी नहीं पता क्या वो शादीशुदा है या नहीं। दरवाजा खुलता है, क्वीन जवाब देती है और यकीनन उसके हाथों के खाने में प्यार झलकता है। वह थोड़ी हैरान दिखती है, सोच रही होती है कि यह पागल आदमी उसके दरवाजे पर क्या कर रहा है। तभी वह उसे बताता है कि जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से वह हमेशा उसका ख्याल रखती आई है। आज उसे एहसास हुआ कि उसका यह सहारा कितना कीमती है, इसलिए वह उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। लाइक शाओ एक नजर में समझ जाती है कि बैग महंगा है और तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि एक टीचर होने के नाते छात्रों को सपोर्ट करना उसका काम है, उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह चिकना झूठा बिना रुके उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह बस एक नकली बैग है, मुश्किल से 200 का होगा। वह बस चाहता है कि वह इसे धन्यवाद के तौर पर स्वीकार कर ले। वह हिचकिचाती है, थोड़ी सी ग्लानि महसूस करती है, इतनी छोटी सी चीज को ठुकराना भी बदतमीजी लगेगा। आखिरकार वह कहती है कि ठीक है, वह इसे रख लेगी, लेकिन जब उसका जन्मदिन आएगा तो वह बदले में कुछ जरूर देगी। तभी अचानक किचन से धुआं उठने लगता है और वह भागकर अंदर चली जाती है। और यह पागल 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, वह सीधे अंदर चला जाता है। तकनीकी रूप से तो उसे बुलाया नहीं गया, लेकिन वह पहले ही अंदर है। उसके लिए बस 2 बातें मायने रखती हैं, उसका कोई बॉयफ्रेंड न हो और वह जिंदा बाहर निकल जाए, बाकी सब ठीक है। ऊपर से सिस्टम का मीठा पैसा कमाने का समय भी आ चुका था। जैसे ही खर्च सफल माना जाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसकी रकम उछलकर 1,20,000 हो जाती है। लोन शार्क का पैसा चुकाने के बाद भी, ताकि वह अगली सुबह किसी अनजान जगह न जागे, उसके पास 80,000 बच जाते हैं। तभी करोड़पति रह चुका आदमी ऐसे पैसों का आदी है, लेकिन जमीन से उठकर यह रकम पाना बिल्कुल अलग एहसास देता है। तभी लाइक शाओ उसे टोकती है। वह पूछती है कि वह वहीं खड़ा होकर फोन में क्या घूर रहा है। उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन शिन युआन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। वह किचन में खाना बनाते हुए बड़े आराम से कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। इतना सुनते ही यह आदमी तुरंत आगे बढ़ता है और उसकी एप्रन उतारने में मदद करने लगता है। हमला शुरू हो चुका था। बदकिस्मती से एप्रन बुरी तरह उलझा हुआ होता है और उसे खोलने में ज्यादा मेहनत लगती है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक और क्वीन घर में घुस आती है और चिल्लाती है कि यह हरामखोर समझता क्या है कि कर क्या रहा है। ये वाली वह काउंसलर की बहन है।
उसका नाम लेई मेंग है और जिस सीन में वह अंदर आती है वह सच में अजीब है। लेई एक्सायू उसे खाने के लिए बुलाती है और हमारा लड़का तुरंत बोल देता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। इतने में लेई मेंग दौड़कर आती है, अपनी बहन को गले लगाती है और अपना परिचय देती है। एक और क्वीन की एंट्री हो चुकी थी। शेन युआन थोड़ा अजीब महसूस करता है और बस हल्का सा हाथ हिला देता है, लेकिन मेंग साफ बोल देती है कि उसे इस आदमी का घर में होना अच्छा नहीं लग रहा। बिना ड्रामा किए शेन युआन बाहर जाने का फैसला करता है। अब उसे भूख भी नहीं लग रही। लेई एक्सायू को यह अजीब लगता है क्योंकि वह तो अभी बैठने ही वाला था, लेकिन उसकी बहन उसे चेतावनी देती है कि उससे दूरी रखे। यह लड़का अजीब है। काउंसलर कहती है कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी बहन को पूरा यकीन है कि यह बंदा कुछ गड़बड़ करने वाला था। सड़क पर आते ही शेन युआन की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि अब पैसे किस पर खर्च करे। लेई एक्सायू पर ज्यादा इन्वेस्ट करना मुश्किल है क्योंकि उनका कोई असली रिश्ता नहीं है। तभी कोई उससे टकरा जाता है। वह देखता है कि लड़के का हाथ कांप रहा है। वह पूछता है, हुआंग हेबाओ क्या हुआ? हेबाओ बताता है कि उसकी देवी फेंग मिनहुई किसी जायांगपिंग नाम के लड़के के साथ मूवी देखने गई है। शेन युआन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता है कि मिनहुई कभी उस लड़के के साथ नहीं रही। वह अपनी क्लास की देवी है, ऐसे किसी के साथ नहीं जाएगी। उसका दोस्त उसे समझाने लगता है कि देवी खोने का दर्द क्या होता है। तभी शेन युआन साइड में देखता है और सच में दो लड़कियां सामने दिखती हैं, एक ब्लॉन्ड और एक काले बालों वाली। वही है मिनहुई। हेबाओ सही था और अब वह खुश है क्योंकि मिनहुई वापस आ गई है। कम से कम वह जायांगपिंग के साथ होटल नहीं गई। लेकिन शेन युआन समझ जाता है कि उसका दोस्त खुद की इज्जत ही खत्म कर रहा है, ऐसे में उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर कुछ चौंकाने वाला होता है। मिनहुई के सिर के ऊपर 72 दिखाई देता है। वह वहाँ खड़ी है, फिट बॉडी और एब्स के साथ। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या उसे पता है शेन युआन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। यह सुनते ही मिनहुई को याद आता है। वह पहले शेन युआन पर फिदा थी, उसके लिए पानी, जूस, हर चीज लाती थी बस उसके करीब आने के लिए। लेकिन मिनहुई की दोस्त शेन युआन से नफरत करती है। वह कहती है, यह लड़का अमीर था तब भी घमंडी था, अब गरीब है तब भी घमंडी है, अब तो और भी बुरा है। शेन युआन दूर से देखता है कि मिनहुई के ऊपर वाले छोटे छोटे दिल गिरने लगते हैं। उसे किसी पर पैसा खर्च करना है, उसे ये दिल बचाने होंगे। वह तुरंत अपने दोस्त से पूछता है, अगर मैं मिनहुई को डेट करने लगूं तो क्या तुझे बुरा लगेगा? दोस्त हंस देता है, कहता है, सपने देखना बंद कर, तू अब वही BMW चलाने वाला अमीर लड़का नहीं रहा। फिर भी जब तक मिनहुई जायांगपिंग के साथ नहीं है हेबाओ खुश है। बस यही सुनते ही शेन युआन दौड़ पड़ता है। वह मिनहुई के पास जाकर कहता है, कॉमरेड मिनहुई। वह काफी लंबी है और तुरंत उसकी दोस्त बीच में आ जाती है जैसे अमेरिकन फुटबॉल खेल रही हो। वह पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेन युआन सीधा सवाल करता है, क्या तुम कल फ्री हो? सुशी खाने चलें? मिनहुई शर्मा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह लड़का अचानक उसे बाहर क्यों बुला रहा है। उसकी दोस्त तुरंत समझ जाती है, यह सिंह सुशी है, ऐसी जगह जहाँ बिल कभी 1000 से नीचे नहीं जाता। शेन युआन तुरंत प्लान बदलता है। वह कहता है कि उसे अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट चुनने में मिनहुई की मदद चाहिए। उसे उसके टेस्ट पर भरोसा है क्योंकि उसने हमेशा अच्छे गिफ्ट दिए हैं। यह कहकर वह चला जाता है। कल मिलते हैं। मिनहुई थोड़ी उलझन में होती है क्योंकि वह अभी अभी जायांगपिंग के साथ मूवी देखकर आई है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि वह मना नहीं कर सकती, फ्री सुशी है। अब वही दोस्त पूरा पलट जाती है, कहती है, शेन युआन थोड़ा एरोगेंट है लेकिन हॉट तो है। जायांगपिंग के पास फैमिली मनी है लेकिन शक्ल बहुत खराब है। वह मिनहुई से कहती है कि जाने में कोई नुकसान नहीं है, कम से कम फ्री सुशी तो मिल ही जाएगी। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। चारों तरफ फैंसी डिशेस परोसी जा रही होती हैं और हमेशा की तरह आर्टिस्ट बिल्कुल उसी पल पर सीन रोक देता है जब मिनहुई बैठने ही वाली होती है। पता नहीं क्यों इस बीच मिनहुई को पता चल चुका होता है कि शेन युआन का परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। वह उससे कहती है कि उसे उस पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वह बैठी या बैठने ही वाली है, यह भी साफ नहीं दिखाया जाता। आर्टिस्ट सच में रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन स्क्रीन पर अब शेन युआन के थॉट्स दिखते हैं। उसे याद आता है कि सिर्फ 2 महीने पहले ही मिनहुई उसे गिफ्ट्स दिया करती थी। अब वही लड़की सामने बैठी है और उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। तभी मिनहुई पूछती है, तुमने अचानक मुझे डिनर पर क्यों बुलाया? और यह जो अपनी बहन के लिए प्रेजेंट लेने की बात कर रहे थे वो क्या है? शेन युआन शांत आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हें हमेशा से डिनर पर इनवाइट करना चाहता था, बस सही समय कभी मिला ही नहीं। दिलचस्प बात यह होती है कि हार्ट्स गिरने लगते हैं। शेन युआन को तुरंत समझ आ जाता है कि यह जवाब मिनहुई को पसंद नहीं आया। वह खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वह जल्दी से बात संभालता है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे पहले मिनहुई उसके लिए चीजें खरीदा करती थी, कैसे रात में व्हाट्सएप पर उससे घंटों बातें करती थी। जैसे ही मिनहुई सुनती है कि उसे यह सब याद है, हार्ट्स फिर से बढ़ने लगते हैं। शेन युआन समझ जाता है कि यह सिस्टम सच में लाइफ बहुत इजी बना रहा है, जैसे चीटिंग चल रही हो। शेन युआन शांत रहता है। करीब 40 मिनट बीत जाते हैं और वह बिल पे कर देता है। डिस्काउंट के बाद भी बिल आता है 2700। इतना पैसा खर्च होते देख मिनहुई शॉक्ड हो जाती है। जब वह जायांगपिंग जैसे रिच लड़के के साथ बाहर गई थी वह बहुत कंजूस निकला था। वहीं दूसरी तरफ शेन युआन जो खुद गरीब हो चुका है, खुले दिल से खर्च कर रहा है। मिनहुई की एफिनिटी पहले 72 थी और अब 76 हो जाती है, इसलिए शेन युआन को बोनस रिवॉर्ड भी मिलता है। इस एक डिनर से वह 10,000 से ज्यादा कमा लेता है। मिनहुई अपने मन में सोचती है कि जितना ज्यादा वह उसे देखती है उतना ही उसे पसंद आने लगता है। वह शेन युआन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब शॉपिंग चलना चाहिए। दोनों मॉल पहुंचते हैं और कहानी फिर वही क्लासिक मोड़ ले लेती है। वहाँ उसकी एक्स बॉन्टिंग खड़ी होती है एक लूजर से साथ और उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़के को उसने कल ही छोड़ा था
वह आज किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। वहीं वह बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वांटिंग को इम्प्रेस करने के लिए उसने ढेर सारा पैसा उड़ाया था और अब यह बैंकक्रप्ट लड़का आराम से दूसरी लड़की के साथ खड़ा है। शेन युआन मिनहुई से कहता है कि वह उसकी बहन के लिए गिफ्ट चुनने में मदद करे। तभी वह बूढ़ा आदमी ताना मारते हुए कहता है कि कितनी कोइंसिडेंस है कि सब यहीं मिल गए, क्यों न साथ में टहल लें। वांटिंग चिल्लाते हुए पूछती है कि शेन युआन यहाँ क्या कर रहा है और यह लड़की कौन है। शेन युआन बिल्कुल शांत होकर कहता है कि वह अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स खरीदने आया है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है कि इस मॉल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। वांटिंग मिनहुई के पास जाकर कहती है कि उसे होश में आना चाहिए और इस आदमी के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। शेन युआन गुस्से में पूछता है कि उसने उसे कब बेवकूफ बनाया था। बूढ़ा आदमी ताना मारता है कि एक बैंकक्रप्ट परिवार का लड़का अभी भी अमीर बनने का नाटक कर रहा है। अब शेन युआन सच में चिढ़ जाता है। उसे मन ही मन लगता है कि ये दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएं। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम कहता है कि परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान इस तरह इंसल्ट नहीं हो सकता। उसे उस इंसान पर पैसा खर्च करना होगा जो उसे पसंद करता है और साथ ही उन लोगों की हेटरेट बढ़ानी होगी जो उससे नफरत करते हैं। हर 5 हेटरेट पॉइंट्स पर उसका पैसा डबल होगा। शेन युआन फैसला करता है और मिनहुई से कहता है चलो हमें जाना चाहिए। मॉल में औरतें फुसफुसाने लगती हैं कि फॉर्मर रिच बॉय वापस आ गया है। मिनहुई थोड़ी हेजिटेंट होती है क्योंकि सब जानते हैं कि शेन युआन गरीब हो चुका है, लेकिन तभी एक सेल्सवुमैन दौड़ कर आती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ वांटिंग उस बूढ़े आदमी को इशारों में कहती है कि उसके लिए हैंडबैग खरीद दे। शेन युआन को सर्व करने वाली सेल्सवुमैन खुश नहीं होती क्योंकि उसे अमीर कस्टमर्स पसंद हैं। वांटिंग कैश काउंटर के पास खड़ी हो जाती है। साफ दिख रहा है कि वह बूढ़े आदमी से पैसे निकलवाना चाहती है। मिनहुई शेन युआन की बहन के लिए एक हैंडबैग चुनती है और कहती है कि यह उसकी यूथ एनर्जी को दिखाता है। सेल्सवुमैन बेरुखी से बोलती है कि यह बहुत महंगा है, 50,000 से ऊपर। बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वह आज सिर्फ 20,000 खर्च करना चाहता था, लेकिन बैग्स मिलाकर 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं। वांटिंग उसे उकसाती है कि वह अपनी ताकत दिखाए और शेन युआन को नीचा दिखाने के लिए खूब पैसा उड़ाए, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट भी जवाब दे रही है। तभी शेन युआन बोलता है कि मिनहुई ने जो दोनों बैग्स चुने हैं वे भी चाहिए और साथ में एक्सेसरीज भी। वांटिंग और वह बूढ़ा आदमी शॉक में पलटकर देखते हैं। मिनहुई भी हैरान रह जाती है कि वह सच में इतना खर्च करने वाला है। सेल्सवुमैन को पूरा भरोसा होता है कि यह बैंकक्रप्ट लड़का अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वह कांपते हाथों से टोटल निकालने लगती है, लेकिन उससे पहले ही शेन युआन कार्ड आगे बढ़ा देता है और कहता है स्वाइप कर दो। सेल्सवुमैन खुश हो जाती है क्योंकि कमीशन जबरदस्त मिलने वाली है। वांटिंग अंदर ही अंदर सोचती है कि यह बैंकक्रप्ट कैसे नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी बुदबुदाता है कि उसने जरूर लोन लिया होगा। शेन युआन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे उसकी परचेसेस की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वांटिंग को खुश रखने पर ध्यान देना चाहिए। एक रिच और पावरफुल आदमी को कम से कम 7 लाख तो खर्च करना चाहिए, वरना अजीब लगेगा। अब पूरा खेल पलट जाता है। वांटिंग उस बूढ़े आदमी से कहती है अपनी फाइनेंशियल पावर दिखाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने लग्जरी कार तक रेंट पर ली थी। घबराकर वह किसी को फोन करने लगता है और बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वांटिंग उसे घूरते हुए सबसे घटिया इंसान कहती है। दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं, लेकिन शेन युआन को उनसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सिस्टम ने कहा था और क्योंकि पैसा कमाना हमेशा अच्छा होता है। वह शांति से एक हैंडबैग उठाता है और मिनहुई की तरफ बढ़ाता है। मिनहुई तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि यह बहुत ज्यादा महंगा है, वह इसे नहीं ले सकती। शेन युआन आराम से जवाब देता है कि यह इनाम है उन सारी बेकार बातों को सहने के लिए जो वांटिंग और उस क्लाउन ने उस पर फेंकी थी, जबकि उसका उनसे कोई लेना देना भी नहीं था। फिर वह दूसरा बैग भी उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि वह इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। मिनहुई और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे याद है कि यह तो उसकी बहन के लिए था। शेन युआन बिना रुके बोल देता है अब सोच रहा हूँ तो यकीन नहीं कि मेरी बहन को पसंद आएगा, लेकिन तुमने चुना है और मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद है। सच यह है कि रिवेंज सिस्टम अनलॉक होने के बाद उसका एक ही गोल है, जितना हो सके उतना खर्च करना और सिस्टम से सारा पैसा वापस निकाल लेना। मिनहुई फिर भी हिचकिचाती है। वह नहीं चाहती कि उसे गोल्ड डिगर समझा जाए। वह बैग्स वापस करने लगती है और कहती है कि वह सच में नहीं ले सकती। शेन युआन उसके हाथ पकड़ लेता है और शांत आवाज में कहता है चिंता मत करो, यह तो बस शुरुआत है, आगे और गिफ्ट्स आएंगे। अगर तुमने यह नहीं लिया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसने जितना खर्च किया था सिस्टम उसे 3 गुना वापस दे देता है। मिनहुई उसे चुपचाप देखती रहती है। उसके मन में एक ही ख्याल है, उसने जैसे कोई परफेक्ट मनी ट्री ढूंढ लिया हो। उसे डराने से बचने के लिए शेन युआन कहता है कि अब वापस कॉलेज चलते हैं, आज और कुछ खरीदना ज्यादा हो जाएगा। वह चुप रहती है, बस उसे देखती रहती है। जब शेन युआन डॉन की सीढ़ियां चढ़ता है तो रास्ते में उसके पुराने फेक फ्रेंड्स दिख जाते हैं। वे पार्टी की बात कर रहे होते हैं और उसे देखते ही जानबूझकर कहते हैं कि आवाज और तेज करेंगे ताकि वह सुन सके कि वे कितनी मस्ती कर रहे हैं। शेन युआन बिना रुके अपने कमरे के सामने खड़ा होता है, अकेला। कमरे के अंदर उसका दोस्त बताता है कि जायन पिंग उस स्कूल फ्लावर के साथ बाहर गया था और हर जगह डींगे हाँक रहा है। शेन युआन बस कहता है कि उसे शांत रहने को कहे। उस आदमी के अच्छे दिन गिने चुने हैं। मिनहुई अंत में उसी के साथ होगी, उस लूजर के साथ नहीं। उसका दोस्त याद दिलाता है कि मिनहुई तो उसके साथ मूवी देखने गई थी। शेन युआन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात है,
घर जाकर हालात संभालने हैं। घर पहुंचते ही वही फेमस मनी मेकिंग अंकल सामने होता है। यो शेन युआन बस सूखा सा ग्रीटिंग देता है। उसका पिता उसे आराम करने को कहता है क्योंकि बड़े लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वह दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब सुनता है। योर साफ कहता है कि उसे पूरा पेमेंट चाहिए वरना वह भी नहीं बचेगा। तभी उसकी माँ बोल पड़ती है, यही वह औरत है जिसने हमेशा सब सहा है। वह याद दिलाती है कि जब योर को कार वॉश खोलने के लिए पैसे चाहिए थे तो इसी परिवार ने उसकी मदद की थी। इस तरह आकर दबाव बनाना गलत है। पिता उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन वह रुकती नहीं। वह कहती है कि इस आदमी ने मुश्किल समय देखा था और फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया। योर जवाब देता है कि वह तो इसलिए ही पेशेंस दिखा रहा है क्योंकि वे फैमिली हैं, वरना वह कब का उन्हें बाहर फेंक चुका होता। माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत होने को कहता है। यह शेन युआन है। वह कहता है कि गुस्से से हालात और बिगड़ेंगे, वे पैसे का इंतजाम कर लेंगे। उसी पल सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम कहता है कि परफेक्ट लाइफ डेट से डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अगर वह पिता का कर्ज चुकाता है तो खर्च की गई रकम डबल होगी और बोनस में 1 मिलियन मिलेगा सिर्फ कार पर खर्च करने के लिए। शेन युआन के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है। वह तो वैसे भी यही करने वाला था। उसकी माँ पुराने जेवर पकड़े खड़ी होती है। पीढ़ियों से चले आ रहे फैमिली हेirlooms, यही आखिरी रास्ता है। उसे नहीं पता कि शेन युआन पहले ही कुछ गहने बेच चुका है सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड्स के गिफ्ट्स के लिए। शेन युआन दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। कोई उस पर भरोसा नहीं करता। सब कहते हैं कि मजाक करने का समय नहीं है। वह शांति से कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा और पिता से कहता है कि अपने फोन के नोटिफिकेशंस देखें। जैसे ही वे देखते हैं 2 लाख सीधे अकाउंट में आ चुके होते हैं। वे हैरान रह जाते हैं, पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया। शेन युआन बिना हिचक बोले कहता है, बहुत पहले मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, भूल गया था, हाल ही में देखा तो वैल्यू बढ़ चुकी थी। उसकी माँ खुश हो जाती है। वह कहती है कि उसने परिवार को बचा लिया। फिर वह योर की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब डेट क्लियर है, हमारे पास पैसे हैं, अब यहाँ से निकल जाओ। योर कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। घर से बाहर खड़ा योर पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। वह तो यह सोचकर आया था कि यह फैमिली पूरी तरह टूट चुकी है। अब उसके दिमाग में बस एक सवाल है, उस बास्टर्ड के पास इतना पैसा आया कहाँ से। उधर शेन युआन की मिशन कंप्लीट हो चुकी होती है। 2 लाख 4 लाख बन जाते हैं और उसे 1 मिलियन कार फंड भी मिल जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी है। उसने सिर्फ रेंट और छोटे डेब्ट्स चुकाए हैं। पुरानी कंपनी के डेब्ट्स अभी भी बचे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। और यहीं से उसकी असली परफेक्ट लाइफ की लड़ाई शुरू होती है। अभी के लिए हेल्प करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। उसे अपने पैसे लगातार मल्टीप्लाई करने थे ताकि वो बड़े डेब्ट्स चुका सके। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या उन्हें और पैसे चाहिए। उसकी माँ कहती है, अभी नहीं, बाकी बिल्स अर्जेंट नहीं है, हम कुछ टाइम तक मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसके फादर इतने चिल नहीं है। वो कम से कम 50,000 का लोन मांग लेते हैं। हमारा लड़का बस मुस्कुरा देता है। वो सोचता है, ये तो बिल्कुल मैं ही था जब पहले पैसे मांगा करता था। उसे याद आता है कि कैसे उसका फादर मैंशन में आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था और वो खुद स्कूल से थका हारा आकर पॉकेट मनी मांगता था। अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं। अब सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है जहाँ उसकी मुलाकात अपनी टीचर से होती है। उनकी क्लास में सब एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। वो उनके पास जाकर पूछता है, क्या आप आज रात फ्री हैं? वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता है लेकिन तभी उसे पीछे से एक डेडली स्टेयर फील होती है। हाँ, मैंग वहीं खड़ी है। वो इसे ऐसे जाने नहीं देगी। वो समझ जाता है कि ये औरत उसकी नेमेसिस है। जिस तरह वो कमर पर हाथ रखकर उसे घूर रही है, उसे देखकर वो पीछे हट जाता है। वो बात ड्रॉप कर देता है और बस हाथ हिलाकर कहता है, ओह वेट, मुझे याद आया, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अब चलता हूँ। मैंग एक्साइओ से कहती है, देखा, इस आदमी की इंटेंशंस सही नहीं है जबकि तुम उसकी टीचर हो। इधर शेन युआन अपने मन में सोच रहा होता है, यार मैं तो बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा हूँ, पूरे दिन भाग दौड़, इतना सबमिसिव रहना बहुत बुरा है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वो फरारी चला रहा होता था, स्टीयरिंग पर हाथ रखे इंपॉर्टेंट बिजनेस संभालता था। उसे याद आता है कि सिर्फ कार खरीदने पर ही उसे 1 मिलियन मिला था। तुरंत वो मिन हुई को कॉल करता है ताकि वो इस एडवेंचर में उसके साथ चले। मिन हुई की फ्रेंड तुरंत बोल देती है, अगर तुम दोनों डॉन में 1-on-1 एडवेंचर पर जा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं निकल जाऊंगी। ये फ्रेंड सच में लाइफ आसान बना देती है, लेजेंडरी है। मिन हुई कहती है, ऐसी नॉनसेंस मत बोलो, हम साथ में नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड जोर देती है कि मिन हुई कितनी लकी है कि उसे ऐसा गाय मिला है। उसे पहले से पता है आगे क्या होने वाला है। और हाँ, जो सेंसरशिप दिख रही है वो आर्टिस्ट की चॉइस नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म की लिमिट्स की वजह से है। अब सीन कार शोरूम का है। शेन युआन और मिनहुई अंदर आते हैं। एक सेल्समैन तुरंत आगे बढ़ता है। वह मिनहुई को पहचानता है। अरे मिस मिनहुई, वह जरूरत से ज्यादा खुश होकर बोलता है, यह वही लड़का है जो कॉलेज में हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। उसकी नजर शेन युआन पर जाती है। ये कौन है? शेन युआन, वह शांत स्वर में कहता है। नाइस टू मीट यू। सेल्समैन पूछता है, कौन सी कार देखनी है? शेन युआन सीधे कहता है, M9 दिखाओ। सेल्समैन अंदर ही अंदर हंसता है। 6 लाख की कार इस टूटे लड़के के लिए। फिर भी वह सोचता है कम से कम मिनहुई के पास खड़ा रह सकता है। वह उससे बात बढ़ाने की कोशिश करता है। काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई। मिनहुई साफ मना कर देती है, माफ कीजिए, आज बिजी हूँ। तभी शेन युआन बीच में बोलता है, टेस्ट ड्राइव मिल सकती है। सेल्समैन का मूड खराब हो जाता है। उसकी फ्लर्टिंग वहीं मर जाती है। शेन युआन को अब बर्दाश्त नहीं होता। वह सीधे रिसेप्शन पर जाता है। कोई ऐसा बुलाइए जो सच में कार बेचता हो। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आती है, नाम चेन ना। शोरूम की टॉप
टॉप सेल्स पर्सन, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? वह प्रोफेशनल तरीके से पूछती है। शेन युआन एक पल के लिए चुप हो जाता है। यह लड़की मिनहुई से भी ज्यादा खतरनाक है। कार के अंदर चेन ना फीचर्स समझा रही है। शेन युआन कुछ नहीं सुन रहा। वह सीधे कहता है, मुझे डिटेल्स से फर्क नहीं पड़ता। क्या अभी गाड़ी अवेलेबल है? मुझे आज ही घर ले जानी है। चेन ना चौंक जाती है। अधिकतर लोग घंटों लगाते हैं। वह माफी मांगती है, अभी स्टॉक में नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में मंगवा सकते हैं। ठीक है, शेन युआन कहता है, बस जल्दी करवा दीजिए। वह बताती है, प्रोसेस तेज करने के लिए 50,000 की डिपॉजिट लगेगी, चिंता मत करो। वह कहता है। इतना कहकर वह पेपर साइन कर देता है। पीछे से वही घमंडी सेल्समैन पूछता है, क्या हुआ? चेन ना शांति से कहती है, डील हो गई। सब हैरान। इतनी जल्दी? सेल्समैन का चेहरा उतर जाता है। अब उसे समझ आता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और चेन ना मुस्कुराते हुए शेन युआन का शुक्रिया अदा करती है। वह उससे कहती है, अगर कभी राइड चाहिए या कोई मदद हो तो बस मुझे मैसेज कर देना। लेकिन मिनहुई तुरंत बीच में आ जाती है। काफी कॉम्पिटिटिव लहजे में कहती है, नहीं, इसे आपके नंबर की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम टैक्सी से लौट रहे हैं। चेन ना समझ जाती है कि उसने गलती से गर्लफ्रेंड मोड ट्रिगर कर दिया है। वातावरण अचानक अजीब हो जाता है। सड़क पर निकलने के बाद शेन युआन मिनहुई से पूछता है, कुछ खाने चलें? लेकिन वह नोटिस करता है कि वह थोड़ी चिढ़ी हुई है। उसे पूरा यकीन हो जाता है वह जल रही है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, छोड़ो ना, वह बस कस्टमर और सेल्सवुमन का रिश्ता था। मिनहुई तुरंत जवाब देती है, मुझे इतना यकीन नहीं है, तुम कार की बातें करते हुए काफी खुश लग रहे थे। शेन युआन माफी मांगते हुए कहता है, आदत है मेरी, लोग जो कहते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि उसने एक शब्द भी नहीं सुना था। उसी पल मिनहुई को एहसास होता है कि वह कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। आखिर वह उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जलने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन एक बात वह साफ समझ जाती है, शेन युआन का खुलकर पैसे उड़ाने वाला अंदाज हर जगह ध्यान खींचता है। अगर उसने देर की तो कोई और उसे ले जाएगा। अब वह मन ही मन तय कर लेती है, उसे लॉक करना पड़ेगा। कैसे, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इरादा पक्का है। इधर शेन युआन कहता है, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर मॉल चलेंगे, कुछ गिफ्ट भी लेने हैं। मिनहुई तुरंत मना कर देती है, नहीं, जरूरत नहीं है, कल ही तुमने मुझ पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, मुझे इतना सब नहीं चाहिए। हमारा लड़का यहाँ दिमाग से खेलता है। वह उससे कहता है कि एक ही बैग लेकर कोई 7 दिन लगातार बाहर नहीं जा सकता। हफ्ते के हर दिन के लिए कम से कम एक अलग बैग तो चाहिए ही। वैसे भी उस पर पैसे खर्च करना उसके लिए फायदे का सौदा था। अफिनिटी बढ़ रही थी और पैसा दोगुना हो रहा था। रेस्टोरेंट में वह उससे पूछता है, गरम पियोगी या ठंडा? मिनहुई अचानक चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सवाल सीधा नहीं है। कुछ चीनी गेम्स में यह सवाल इशारा होता है, गरम मतलब आज नहीं, ठंडा मतलब सब ठीक है। वह कहती है, ठंडा ले लूंगी। लगता है लड़के को यही जानना था। वह सीधा बोल देता है, मैं 2 महीने से खुद को रोक रहा था, अब और नहीं। थोड़ी देर बाद शहर में घूमते घूमते वह ढेर सारा पैसा उड़ा चुका है। बैग, पेंडेंट, नेकलेस, सब कुछ। मिनहुई मन ही मन सोचती है, यह आदमी बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ कुछ ही दिनों में इसने मुझ पर 80,000 खर्च कर दिए। लेकिन असली कहानी अलग है। लड़के के अकाउंट में पहले ही 20 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। कार पर खर्च किए पैसे से उसे 16 लाख वापस मिल चुके थे। फिर वह बिना घुमाफिरा कह देता है, शायद आज हॉस्टल वापस जाना सही नहीं रहेगा। अगर वह खेलने को तैयार है तो वह भी पीछे नहीं रहती। वह हल्की सी मुस्कान देती है। 30 मिनट बाद रूम 888 में लड़का शॉवर में है। उधर मिनहुई सोच रही है कि अपनी दोस्त को क्या बहाना देगी कि आज वापस क्यों नहीं आ रही। लड़का बाहर आकर मजाक में कहता है, अब असली मैच शुरू होता है। काफी समय बीत जाता है। वह सच में थक जाता है। कहता है, आज का गेम जबरदस्त था। लेकिन वह नहीं मानती, उसके पास तो अभी भी ऊर्जा है। कहती है, अब दूसरा राउंड। लड़का विनती करता है, 30 मिनट दे दो, मगर अब देर हो चुकी होती है। अगली सुबह उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्ट मुस्कान है। इतना खर्च करने के बाद भी उसके अकाउंट में अब 2.5 मिलियन पड़े हैं। हॉस्टल में दोस्त पूछता है, कल कहाँ था, रात को वापस क्यों नहीं आया? उसी समय वह अपने दोस्त को फोन दिखाता है। वही जियांग पिंग, जिसने अभी अभी एक नई कार खरीदी है। वह हर जगह फोटो डाल रहा है, सबको दिखा रहा है। शेन युआन बस कंधे उचका देता है। उसके हिसाब से वह आदमी मजेदार है, थोड़ा सा दिखावा करना चाहता है, लेकिन उसे उस कार में जरा भी दिलचस्पी नहीं। कोई उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। तभी सिस्टम बोलता है, एक परफेक्ट लाइफ सिर्फ लड़कियों की तारीफ तक सीमित नहीं होती, बिजनेस में भी सफल होना जरूरी है। सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है। 1 मिलियन निवेश के लिए। शर्त साफ है, पूरी रकम 1 हफ्ते के अंदर लगानी होगी और इस निवेश से जो भी मुनाफा होगा वह दोगुना मिलेगा। सच कहें तो यह मिशन उसे पसंद आता है। वह भी चाहता था कि कोई सही वैध कमाई का जरिया बने। हर बार गिफ्ट पर पैसा उड़ाना उसे खुद भी पसंद नहीं था। सिंप बनना उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। जिस आदमी ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया है उसका नाम लाई युहान है। पुराना जान पहचान वाला लगता है। उधर ड्रैगन नाम के एक प्राइवेट बार में हवाईयन शर्ट पहना हुआ लिन गुआनियो बड़बड़ा रहा है। उसे भूख लगी है। वह कहता है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सूट पहना हुआ हेजी जवाब देता है, जरूरी लोग रास्ते में हैं। पीछे की तरफ टोपी पहना हुआ एक और आदमी भी सहमति में सिर हिलाता है। वह वेन युआन है। जिस लड़के ने शेन युआन को बुलाया था वह सबको शांत रहने को कहता है, बस थोड़ा और इंतजार करो। शेन युआन रास्ते में है। गुआंगजी हंसकर ताना मारता है, उसका आना ही नहीं चाहिए, उसका परिवार तो दिवालिया हो चुका है, फिर यहाँ क्यों दिखा रहा है? यूमिंग उसे घूरकर कहता है, अपने काम से काम रख, आज की पूरी बिल मैं दे रहा हूँ, तू बस चुप बैठ। गुआंगजी फिर भी नहीं रुकता। वह लड़की की तरफ इशारा करता है और बेहुदा मजाक करता है। लड़की भी झुंझलाकर शिकायत करने लगती है। वह बार बार उसे छू रहा है, जबकि असल में उसे डेट करने का भी इरादा नहीं। कोई पूछता है, हेजी की गर्लफ्रेंड कहाँ है? हेजी जवाब देता है, 10 मिनट में पहुँच जाएगी। गुआंगजी अंदर ही अंदर जल रहा है।
उसे हेजी से नफरत है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सच में टॉप टियर है, सिर्फ उसके कपड़ों से ही समझ आ जाता है। तभी शेन युआन वहाँ पहुँचता है, फटे पुराने कपड़ों में, थोड़ा सा थका हुआ। वह माफी मांगता है कि लेट हो गया। यूमिंग हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, आजकल ड्राइवर ही बेकार होते हैं। गुआंगजी फिर ताना मारता है, अगर पर्सनल ड्राइवर होता तो देर नहीं होती। उसी पल एक लड़की अंदर आती है, वही कार डीलरशिप वाली लड़की चेन ना। वह लेट होने के लिए माफी मांगती है। हेजी मन ही मन खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसने बाजी मार ली। पैसा भले कम हो लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सबसे बढ़िया है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की नजर अनजाने में शेन युआन पर चली जाती है। वह उसका चेहरा पहचानती है, आखिर उसी ने वह कार खरीदी थी। फिर भी वह कुछ नहीं कहती और सीधे हेजी के पास चली जाती है। कुछ देर बाद यूमिंग बात शुरू करता है। वह बताता है कि उसने सबको एक इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया है, कुल 2.4 मिलियन चाहिए, हर किसी से लगभग 7 लाख। वह थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, तो तुम लोग क्या सोचते हो? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई ताना मारता है, 7 लाख? कम से कम बता तो कि किस लिए? सब जानते हैं कि यूमिंग पहले भी गलत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तब उसके पिता का पैसा लगता था, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वांग याओ बोलता है, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पैसा बचा रहा हूँ। बाकी सब भी वही कहते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है। यूमिंग गुस्से में है, जब वह ज्यादा पैसा लगाता था तब सब लाइन में खड़े रहते थे, अब बराबर बांटने की बात आई तो सब पीछे हट गए। वांग याओ फिर कहता है, अगर उधार चाहिए तो अलग बात है, मतलब साफ है, नुकसान हुआ तो पैसा वापस चाहिए। शेन युआन चुपचाप खड़ा है, उसे समझ नहीं आता यूमिंग ऐसे लोगों से अब भी क्यों जुड़ा है। वह पूछता है, अगर मैं 7 लाख लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कमरे में फिर सन्नाटा। वांग याओ हंसता है, मजाक मत कर, सब जानते हैं तू कंगाल है। एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है, जाकर मुंह धो ले, शायद नशे में है। हेजी समझाने की कोशिश करता है, बिजनेस आसान नहीं होता, पैसा डूब भी सकता है। इसी बीच पीछे खड़ी चेन ना सब देख रही है। उसे याद है कि कल ही शेन युआन ने 6 लाख की कार बिना सोचे खरीदी थी, शायद 7 लाख उसके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन वह चुप रहती है। और तभी शेन युआन बोलता है, मैंने 7 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। यूमिंग फौरन फोन देखता है, स्क्रीन चमक उठती है, ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन। वह फोन गुआंगजी को दिखाता है। गुआंगजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। चेन ना हैरानी से पूछती है, सबके चेहरे क्यों बदल गए? अब पूरा रूम खड़ा हो जाता है और गुआंग्याओ से डिमांड करता है कि वो बताएं अभी अभी क्या हुआ। हेजी भी अब क्यूरियस हो गया है, लेकिन गुआंग्याओ शेन युआन की हाइप बढ़ाना नहीं चाहता। वो बस इतना कहता है, खुद ही फिगर आउट कर लो। पर अंदर ही अंदर वो भी जानना चाहता है कि आखिर उस बदमाश ने इतना सारा पैसा कहां से निकाला। तभी कैप पहने गुआंग्याओ झेंग आगे आता है। वो देखता है कि सब अजीब बिहेव कर रहे हैं और पूछता है, क्या हो रहा है? अगले फ्रेम में ही वो बोलता है, ओह मुझे अभी याद आया, घर पर कुछ काम है, और निकल जाता है। एक एक करके सब लोग उठकर जाने लगते हैं, फिर मिलेंगे। हेजी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, सब जा क्यों रहे हैं? लेकिन चेन मेंचेस बोलती है, हम भी चल रहे हैं, और वो पहले ही बाहर निकल चुकी होती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें ये भी नहीं पता कि उस लड़के ने सच में पैसे ट्रांसफर किए हैं या नहीं। तभी वो सच बताती है, कल वो शोरूम आया था और उसने कार कैश में खरीद ली। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, शेन युआन पर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड पर। वो चिल्लाता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इतना रिच है? लगता है गेम बदल चुका है और अब वो लड़की भी भड़क जाती है, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो अमीर है। ठीक है, गुड बाय। अगर तुम्हें सिर्फ किसी रिच गाय की ही परवाह है तो मैं बाहर हूँ। अब वहाँ सिर्फ वही 2 लोग रह जाते हैं। तुमने पूरा गेम बदल दिया है। अगर मुझे पता होता कि तुम सब कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो तो मैं उन लोगों को कभी कॉल ही नहीं करता। लेकिन शेन युआन कहता है, उन्हें बुलाना सही था। इससे ये साबित हो गया कि वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। अब वो पूछता है, तो इस बिजनेस का प्लान क्या है? भले ही वो सिर्फ इन्वेस्टर है, फिर भी वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता है। अब साफ हो चुका है, वो लोग एक बार खोलने वाले हैं। वो थीम, ऑपरेशंस, डेकोर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने लगते हैं। करीब 1 घंटा बीत जाता है। तभी चेन नेस उसे मैसेज भेजती है, कल आकर अपनी कार ले जाइए। हमारा लड़का रिप्लाई करता है, कोई हरी नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या तुम कल फ्री हो? क्योंकि मुझे उस BMW M9 को लेकर काफी क्यूरियोसिटी हो रही है। वो कंफ्यूज हो जाती है, अचानक M9 में इतनी इंटरेस्ट क्यों? वो जवाब दे ही रही होती है कि शेन युआन एक और मैसेज भेज देता है, कल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो मीटिंग स्पॉट पर पहले से मौजूद है, अपनी वर्क यूनिफॉर्म में, जो ऑनेस्टली ज्यादा कॉस्ट्यूम जैसी लगती है। शेन युआन अभी तक नहीं पहुंचा है और वो काफी देर से वेट कर रही है। उसके पास एक रैंडम आदमी बैठा है। तभी एक मोटा गंजा आदमी वहाँ से गुजरता है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और सीधा उसी की तरफ बढ़ता है। उसे पहले कभी उस पर लाइन मारने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब उसे लगता है परफेक्ट चांस है। बाहर उसके दोस्त देख रहे हैं कि क्या वो सक्सीड करेगा, लेकिन ज्यादातर कहते हैं नो वे। कियान ना उस टाइप की औरत नहीं है, वो सीरियस है। ज्यादातर लड़के फेल हो चुके हैं और उनमें से एक क्लाउन कोई और नहीं, तेजी है, सिंप बॉयफ्रेंड। वो जानना चाहता है कि वो किसका इंतजार कर रही है। इधर मोटा आदमी कियान ना के पास आता है और पूछता है, माइंड इफ आई जॉइन यू? वो तुरंत मना कर देती है, नो थैंक्स, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो आदमी सोचता है कि वो हार्ड टू गेट खेल रही है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा, आज हम साथ में ही खाएंगे। वो सख्ती से कहती है, पीछे हटो, अच्छा होगा कि हमारा कोई रिलेशन ही न हो। और फिर वो आदमी सीधा मुद्दे पर आ जाता है, अगर प्रॉब्लम मेरी फैमिली है तो चिंता मत करो, मैं डिवोर्स ले लूंगा। सच में ये औरत कुछ और ही लेवल की है। दूर से हेजी सब देख रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था, बस बात सुन ली थी। जैसे ही वो मोटे आदमी को उससे बात करते देखता है, गुस्से में टेबल की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, तुम धोखेबाज हो, मेरी पीठ
पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मोटा बॉस कुछ कह पाता उससे पहले ही हेईजी उसके चेहरे पर पंच मार देता है। बॉस गुस्से में खड़ा हो जाता है और पूरी फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच शेन युअन आखिरकार पहुंचता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, लेकिन जैसे ही वो सीन देखता है उसे सब समझ आ जाता है। वो उल्टा मोटे आदमी को थैंक यू बोलता है कियान ना के पास बैठने और हेईजी का पंच खाने के लिए। फिर वो कियान ना का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो कहीं थोड़ा प्राइवेट चलते हैं। कार के अंदर वो उसे बताती है कि वो हेईजी के साथ सिर्फ 2 हफ्ते रही थी, लेकिन उसे जल्दी समझ आ गया वो अच्छा इंसान नहीं है। शेन युअन कहता है कम से कम अब सब सेटल हो गया, लेकिन वो सिर हिलाती है नहीं, हेईजी ने मेरे बॉस को मारा है, अब ऑफिस में मेरे साथ और बुरा होगा। वो कहता है तो वो घटिया जॉब छोड़ दो और कहीं बेटर जगह ढूंढो। वो समझाती है मेरे प्रोफेशन में डीलरशिप बदलना इतना आसान नहीं है, मैंने सालों में क्लाइंट बेस बनाया है, सब चला जाएगा। सच ये है कि वो सेल्स वुमेन की नौकरी से थक चुकी है। वो एक सिंपल सी दुकान खोलना चाहती है जहां मन हो तो काम करे, थक जाए तो बंद कर दे। प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा कैफे खोलने में भी 400,000 लगते हैं और वो जानती है कि वो कभी इतना सेव नहीं कर पाएगी। हमारा लड़का जिसे इन्वेस्ट करना ही है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख लेता है। वो पूछता है अगर कोई इन्वेस्टर मिले तो क्या तुम कैफे खोलोगी? मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए $1 मिलियन थे, 3 लाख बचे हैं, अगर तुम $1 लाख डालो तो काम हो जाएगा। वो रुक जाती है अगर ऐसा हो पाए तो मैं कल ही जॉब छोड़ दूंगी। शेन युअन मुस्कुराता है तो कल रिजाइन कर दो और मेरे लिए काम करो। बूम, एक छोटा हार्ट सिंबल दिखता है, 64 एफिनिटी। वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है और शेन युअन सोचता है एक और मनी ट्री अचानक उग आया। घबरा कर वो कहती है मजाक मत करो। वो जवाब देता है मैं सीरियस हूँ, तो बताओ मेरे लिए काम करोगी या नहीं? अगर तुम कैफे मैनेज करोगी तो तुम्हें 12,000 पर मंथ मिलेगा प्लस बोनसेस, और इंसेंटिव के तौर पर अगर पहले 2 महीने कैफे अच्छा चला तो मैं तुम्हें 2 लाख की कार दूंगा। ये आदमी सच में अपने सारे बोनसेस उड़ा रहा है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। उसे समझ नहीं आता कि कोई बिना वजह इतना पैसा क्यों लगाएगा, जब तक कि वो उसे अपने पास ही रखना न चाहता हो। लेकिन वो एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग औरत है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती, खासकर जब वो रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन बने। इसलिए वो कहती है थैंक्स, लेकिन नो थैंक्स। शेन युअन समझ जाता है कि वो मना क्यों कर रही है। वो कहता है चिंता मत करो, मुझे वैसे भी इन्वेस्टमेंट करनी थी और हमारा रिलेशन सिर्फ बॉस एम्प्लॉय का होगा। वो कहती है कि वो समझती है, लेकिन उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसी वक्त शेन युअन को मिन हुई का मैसेज आता है। उसे आइस्ड टी पीने का मूड है और हमें पहले से पता है इसका क्या मतलब है। वो सोचता है इस लड़की की एनर्जी इन्फिनिट है और रिप्लाई करता है ठीक है चाय पी लेंगे, लेकिन प्लीज थोड़ा इजी लेना। जैसे ही वो रूम 808 में वापस पहुंचता है वो उसे खुशी से हक करती है, लेकिन उसी पल उसे किसी दूसरी औरत की खुशबू महसूस होती है। वो कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि कार में उस औरत के साथ समय बिताने की वजह से उसका परफ्यूम उस पर रह गया है। ओह यार मजा खत्म। वो उसे धक्का देकर दूर कर देती है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और उसे वापस हक कर लेता है। वो बोलता है मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वो समझाता है कि वो बस कार के पेपर वर्क के लिए गया था और वहीं कुछ सेल्स वाली लड़कियां थीं, उसी वजह से परफ्यूम लग गया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं हुआ। मिन हुई कहती है कि वो समझती है, लेकिन अगर वो किसी भी सिचुएशन में किसी और औरत से मिलने वाला हो तो उसे पहले बताना होगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन सच ये है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका गोल है ज्यादा से ज्यादा मनी ट्रीज उगाना, क्योंकि उसे बहुत पैसा खर्च करना है। और इसी के साथ फुटबॉल मैच शुरू होने वाला होता है। बॉल मैदान में आता है, गोल, गेम ओवर। 2 घंटे बाद 2 घंटे। ये आदमी तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइम और स्पेस मैनिपुलेट कर रहा है। उसका लिटिल हार्ट पहले ही 90 तक पहुंच चुका है, और जैसे दूसरी कहानी वाले शेन युअन को मिलता था वैसे ही इस शेन युअन को भी अफेक्शन 90 पहुंचते ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 1 मिलियन का लॉटरी टिकट, 1 मिलियन खर्च करने का वाउचर और एक नई स्किल रूथलेस। पैसा तो वैसे भी वेलकम था क्योंकि फैमिली डेब्ट्स अभी भी मिलियंस में थे, लेकिन असली इंटरेस्ट उसे उस रूथलेस स्किल में आया। डिस्क्रिप्शन में लिखा था इस स्किल से वो किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकता है। वो हॉलवे में जाकर उसे एक्टिवेट करता है। एक अजीब सी ग्लो दिखाई देती है। उसे लगा था ये उसे कॉम्बैट में रूथलेस बनाएगी, लेकिन असल में ये उसे दूसरी एक्टिविटीज में रूथलेस बना देती है। अब वो वापस फील्ड की तरफ जा रहा है। रूथलेस मोड एक्टिवेटेड। बेचारी मिन हुई इस नई स्किल की पहली विक्टिम बनती है। इधर चेन नैन अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने उसे $3 लाख इन्वेस्ट करके दुकान खोलने का ऑफर दिया है। उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है केयरफुल रहना, कोई आदमी इतना पैसा आसानी से इन्वेस्ट नहीं करता, स्कैम भी हो सकता है। लेकिन चेन नैन कॉन्फिडेंस से कहती है नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पास पैसा है। मैंने उसे 2 दिनों में लगभग 1.5 मिलियन खर्च करते देखा है, और वैसे भी वो कम से कम क्यूट तो है, कार डीलरशिप के बूढ़े आदमियों जैसा नहीं। उसकी फ्रेंड को यकीन नहीं होता। तुम्हें एक यंग और हैंडसम लड़का मिला है जो तुम पर 3 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, तो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। चेन नैन साई करती है, एक प्रॉब्लम है, वो मुझसे 5 साल छोटा है, थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो एक चाइनीज सेइंग बताती है, अगर औरत अपने से 3 साल छोटे आदमी से शादी करे तो वो गोल्ड बार पकड़ती है, और अगर 5-6 साल छोटा हो तो 2 गोल्ड बार्स। ये कहावतें कौन बनाता है? वो मना करने की सोचती है। लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी फ्रेंड इन कहानियों वाली टिपिकल फीमेल फ्रेंड या तो बहुत अच्छी या बहुत करना। वो बोलती है गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं होती, ऐसे कंडीशंस में तो उसे छीन लेना चाहिए। बेचारी चेन नैन शॉक हो जाती है। फ्रेंड हंसते हुए कहती है रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली ऐसा मौका मत छोड़ना। इतना कहकर वो चली जाती है, और
इधर चेन नैन अब अपने दिमाग में शेन युअन को अपनी खिड़की के पास इमेजिन करने लगती है। 40 मिनट्स बाद मिन हुई पूरी तरह शेकन होती है। वो उससे कहती है तुम में कुछ अलग है, लेकिन वो इतनी एम्बेरस्ड है कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। शेन युअन एक और मैच के लिए कॉल करता है। मिन हुई तुरंत मना कर देती है। इम्पॉसिबल, बस बहुत हो गया, मैं डन हूँ। लेकिन क्योंकि उसने पहले कोई मर्सी नहीं दिखाई थी, अब उसकी बारी थी। वो मुस्कुराकर कहता है अगर तुम कीप अप नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले दिन मिन हुई के स्कूल वापस जाने के बाद शेन युअन उठता है और अपना लॉटरी टिकट चेक करता है। नंबर्स मैच कर जाते हैं। उसने 6.8 मिलियन जीत लिए हैं। वो तुरंत उछल पड़ता है और पेरेंट्स को बताने के लिए घर भागता है। वैसे अभी तक उसकी सिस्टर नहीं दिखी है। हम्मा क्या उसकी एक बहन नहीं थी? वो बाद में जरूर आएगी। हाँ मुझे पता है, ये लड़का पूरा मैनेस है। कुछ ही पल में वो घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज देता है। माँ चिल्लाती है पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, पड़ोसी जाग जाएंगे। लेकिन वो अपने पिता को भी खींच लाता है। आप दोनों के लिए गुड न्यूज है। वो उन्हें लॉटरी टिकट दिखाता है। मैंने 6 मिलियन जीत लिए हैं। माँ तुरंत बोलती है पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया है क्या, पागल हो गए हो? लेकिन वो कहता है नंबर्स देखो और फोन से चेक करो। उसके पिता विनिंग नंबर्स चेक करते हैं और लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। माँ तो पूरी तरह कोलैप्स ही हो जाती है। वो आगे बताता है 20% टैक्स देने के बाद भी मेरे पास 5 मिलियन बचेंगे। अब हम डेब्ट्स चुकाना शुरू कर सकते हैं। लाइफ अब सच में बेटर होने वाली है। वो कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा अपने पास रखेगा क्योंकि उसे पैसा बनाना जरूरी है। उसके पिता कहते हैं ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि सब उड़ा मत देना। शेन युअन बोलता है मैं 1 मिलियन अपने लिए रखूंगा और 4 मिलियन आप दोनों को दूंगा। उसे लगा था कि वो बहुत खुश या शॉक्ड होंगे, लेकिन वो बस कामली उसे थैंक यू कह देते हैं। इधर कार डीलरशिप में वो मोटा बॉस जिसे पंच पड़ा था चेन नैन से पूछता है मेरे चेहरे पर ये क्या है, लेकिन चेन नैन अपनी वर्क यूनिफॉर्म में खड़ी रहती है, बिल्कुल केयरलेस। वो पहले ही हेईजी से ब्रेकअप कर चुकी है और वैसे भी अगर हेईजी ने बॉस को मारा है तो वो उन दोनों के बीच का मामला है, लेकिन उसका बॉस उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है हर प्रॉब्लम की एक रूट होती है और इस केस में वो रूट तुम हो। वो समझ जाता है कि ये लड़की बिना कंसिक्वेंसेस झेले निकल जाना चाहती है, तो अब वो बदला लेना चाहता है। चेन नैन कहती है आप दोनों की लड़ाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी अगर आप मेरे पास आकर नहीं बैठे होते तो आपको पंच भी नहीं पड़ता। बॉस बोलता है ठीक है, कल काम पर नहीं आई थी तो अब पूरे 1 महीने तक आने की जरूरत नहीं है। चेन नैन कंफ्यूज होकर कहती है लेकिन मैंने छुट्टी की परमिशन ली थी। बॉस कंधे उचका देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये डीलरशिप मेरी है, कौन काम करेगा और कौन नहीं मैं डिसाइड करता हूँ। 1 महीने तक तुम कुछ भी सेल नहीं करोगी। वो जानता है कि अगर उसकी जॉब गई तो उसकी सारी कमीशन चली जाएगी और सिर्फ 1200 में वो रेंट भी नहीं दे पाएगी। तभी चेन नैन पलटती है और साफ बोलती है अगर ऐसा है तो मैं क्विट करती हूँ, मैं इस जगह वापस नहीं आने वाली। क्लाउन बॉस बोलता है अच्छी तरह सोच लो, अगर गई तो वापसी नहीं होगी। लेकिन वो पहले ही चल चुकी होती है। स्वैग मोड एक्टिवेटेड। कम से कम शेन युअन के लिए काम करना इससे तो बेहतर ही होगा। कम से कम वो कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं है। वो हाथ हिलाकर कहती है गुड बाय, सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह फिर कभी कदम नहीं रखूंगी। 30 मिनट्स बाद शेन युअन को एक मैसेज मिलता है, वो रेडी है क्विट करने के लिए। शेन युअन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आखिरकार हेल से निकलने में इतना टाइम लगा, अब बस उसे स्टोर के लिए एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी है। इसके बाद वो अपनी टीचर से मिलने जाता है। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग महिला है। वो जमीन से एक भारी बॉक्स उठाने की कोशिश कर रही होती है। यार वो काफी पेनफुल लग रहा है, लगता है उसने खास उसी काम के लिए उसे बुलाया था। अब वो ऊपर रखे दूसरे बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ऊंचा है, रीच नहीं हो पा रही। शेन युअन बोलता है डोंट वरी, टीचर हीरो आ गया है। ऑब्वियसली ऐसा बिहेवियर उसे जेल भी भिजवा सकता है। टीचर को भी महसूस होता है कि ये स्टूडेंट थोड़ा पेक्यूलियर है। हमेशा की तरह वो काफी पास आ जाता है। क्या सच में उसके मन में ऐसे फीलिंग्स हैं? वो उससे पूछती है पेपर्स ले आए? वो सिर हिलाता है हाँ ले आया। तभी कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं हम टीचर की हेल्प करने आए हैं, लेकिन जैसे ही वो रूम में घुसते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि टीचर का चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है। टीचर साइड में हट जाती है और शेन युअन समझा देता है कि किस काम में मदद चाहिए थी। इधर एक्सआईओ रियलाइज करती है ये शेन युअन दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होता जा रहा है। स्कूल में भी ऐसे मूव्स। प्रॉब्लम ये है कि उसका दिल एक पल के लिए स्किप कर गया था, लेकिन वो उसका स्टूडेंट है, वो ऐसा सोच नहीं सकती। हाँ बैड लक। शेन युअन के पास एफिनिटी सिस्टम है और उसने नोटिस किया एफिनिटी बढ़ गई है। लगता है वो छोटा सा फेवर उसे काफी पसंद आया। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल के साउथ साइड की तरफ। ये विलन्स हैं और लेफ्ट साइड वाली लड़की उसका लुक गुड प्लस बैड ईविल वाला है। वो जिंगपिंग से बात कर रहे हैं, वही लड़का जिसने कार खरीदी और अब खुद को सबसे ऊपर समझता है। हाँ वही क्लाउन जो गक्सी पहनकर घूमता है। वो गुस्से में है क्योंकि मिन हुई ने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है, पूरी तरह इग्नोर कर रही है। लेकिन वो श्रग करता है हर लड़की मेरी नई कार को अप्रिशिएट नहीं करती। लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं, वो कार तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारा फैमिली तो बिलियनर होगा। जिंगपिंग ऑलमोस्ट अपनी चाय थूक देता है क्योंकि उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाता है। चेन ना वो चल रही है एकदम फैंटेसी कैरेक्टर की तरह ड्रेस्ड, रियल इंसान से ज्यादा अनरियल लग रही है। वो कमेंट करता है उसकी लेग्स इतनी लंबी हैं, साल भर काम आ सकती हैं। उधर बाहर सब एक ब्रांड न्यू कार देख रहे हैं। नो ऑनेस्टली शायद वो BMW भी नहीं है, शायद कोई एडवांस्ड चाइनीज लक्सुरी कार हो या टेस्ला स्टाइल हाईटेक व्हीकल। तभी बड़ा बॉस वहाँ से गुजरता है। लड़कियां उसे तुरंत पहचान लेती हैं। फेमस
शेनयुअन, वही न्यूली ब्रोक गाय। लेकिन सवाल ये है, वो उस कार में क्यों बैठा था? यही बात जेंगपेंग को अंदर से जला रही है। उसी मोमेंट शेनयुअन कैफे में एंटर करता है। चेन ना तुरंत ग्रीट करती है, हे बॉस। जेंगपेंग वहीं खड़ा है, मुंह खुला का खुला। वो सोच रहा है, ये गॉडेस इस ब्रोक लूजर से क्यों बात कर रही है। चेन ना कैजुअली बोलती है, कैफे की ओनर ने अभी मैसेज किया है, वो रास्ते में है। फिर वो शेनयुअन से पूछती है, तो कार कैसी लगी? शेनयुअन श्रग करता है, नॉट बैड, डेंजरस विलन गर्ल स्मर्क करती है। शेनयुअन और चेन ना के इंटरेक्शन में कुछ अजीब है और जेंगपेंग पूरी तरह लूज कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? एक दिन में एक लड़की के साथ और अगले ही दिन उससे भी ज्यादा हॉट लड़की के साथ। उसी मोमेंट कैफे ओनर आ जाती है। ऑनेस्टली अब तक की सारी औरतों में वो सबसे स्किनी है, मतलब ज्यादा नहीं, बस समझ लो उसका नाम है ले याचेंग। वो हमारे लड़के को ग्रीट करती है, तुम तो बहुत यंग हो। शेनयुअन जवाब देता है, अरे हम सब लगभग सेम एज के ही हैं, करीब 20 के आसपास। याचेंग एक्सप्लेन करती है कि उसका कैफे अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, स्कूल के पास होने की वजह से स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन घर पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसे अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए वो कैफे 3 लाख में सेल करना चाहती है। लेकिन हमारा लड़का कैलकुलेशन करता है, उसे चेन ना की सैलरी के लिए 50,000 अलग रखने हैं। तो वो साफ बोलता है, मुझे बार्गेनिंग पसंद नहीं है, मैं 2.5 लाख दूंगा बस। याचेंग कम से कम 2,70,000 की उम्मीद कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो कैश में अपफ्रंट पे कर रहा है और सीरियस लग रहा है, वो बस पूछती है, क्या हम आज ही फाइनलाइज कर सकते हैं? वो सिर हिलाता है, जैसे ही पेपर्स साइन होंगे पैसे आपके अकाउंट में होंगे। तुरंत वो पास की लड़कियों को बुलाती है और कहती है, ये है नया ओनर और चेन ना यहाँ की न्यू मैनेजर होगी, मैं ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगी। आसपास खड़ी लड़कियाँ ये सुन लेती हैं। हॉलीवुड लेवल विलन लड़की शॉप में गास्प करती है, उस बास्टर्ड ने 10 सेकंड्स में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 2.5 लाख का कैफे खरीद लिया। इधर जेंगपेंग तो गुस्से से फटने वाला है। उसी वक्त याचेंग को एक कॉल आता है, वो खड़ी होकर कहती है, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। और तभी चेन ना उसकी फोन स्क्रीन पर नेम देख लेती है, उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो वही आदमी है जिसने उसे डीलरशिप से फायर किया था। ये स्कम्बैग आधी दुनिया का मालिक है क्या? शेनयुअन अंदर ही अंदर उबल रहा है। घर पर हॉट वाइफ है, फिर भी ऑफिस की हर लड़की पर लाइन मारता है। सच में घटिया इंसान। शेनयुअन चाहता है कि वो याचेंग को बताए कि उसका हस्बैंड कैसा आदमी है, लेकिन वो रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। वो उसे जेंटली वॉर्न करता है, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। याचेंग पूछती है, क्यों? वो एक्सप्लेन करता है, तुम एक ऐसे 40 साल के आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, उससे फैमिली और सब कुछ छीनने वाली हो। ऐसा आदमी डेंजरस हो सकता है, तुम नहीं जानती वो क्या कर सकता है। वो एक पल रुकती है और फिर उसे एडवाइस के लिए थैंक यू कहती है। उसने इस एंगल से कभी नहीं सोचा था और सच में वो आदमी फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। इधर शेनयुअन 50,000 सैलरी ट्रांसफर कर देता है और चेन ना से कहता है, मुझे फर्स्ट वीक का रिजल्ट देखने का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ हमारे लड़के ने ऑफिशियली अपना पहला 1 मिलियन खर्च कर दिया और बन गया जूनियर इन्वेस्टर। यार मुझे भी जूनियर इन्वेस्टर बनना है। ये क्या सीन है ब्रो? लेकिन सिस्टम अनस्टॉपेबल है। अब उसे $10 मिलियन मिलते हैं नए इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने और एक्सपैंड करने के लिए। एक बार वो पूरे 10 मिलियन खर्च कर देगा तो इन नए बिजनेसेस का प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा और उसके ऊपर से 10 मिलियन खर्च करते ही उसे मिलेगा एक मिस्ट्री इंडस्ट्री। थोड़ी देर बाद यूकिंग वापस आती है उसे थैंक यू बोलने। वो कहती है, मैं निकल रही हूँ, आपके साथ बिजनेस करना अच्छा लगा। हमारा लड़का उससे हाथ मिलाता है और उसके दिमाग में चलता है, डैम इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, जैसे हड्डियां ही न हो। अब तो वो इमेजिनेशन में उसके साथ फुटबॉल मैच तक सोच लेता है। वो बोलता है, आपके साथ काम करके अच्छा लगा, फिर मिलने का इंतजार रहेगा। 30 मिनट्स बाद वो कियाना को रेस्टोरेंट ले गया है। हाँ, सिर्फ खाने के लिए ही, राइट? कियाना चारों तरफ देखती है और कहती है, ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? शेनयुअन सिर हिलाता है, नहीं, लेकिन आज सेलिब्रेट करने का दिन है। वो उसे घूरता रहता है और सोचता है, ये लड़की इरेजिस्टिबल है, ये आदमी रुकने वाला नहीं है। वो बोलता है, इतनी दूर क्यों बैठी हो, थोड़ा पास आ जाओ, जादूगर है भाई। वो पहले टेबल के दूसरी तरफ थी और अब सीधा उसके बगल में 3 मीटर हाथ मार्जिन बू वाइब्स। शेनयुअन मन में हिसाब लगाता है, मैंने इसके लिए 3 लाख का कैफे खोला, 12,000 पर मंथ सैलरी दे रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो बनता है। उधर कियाना सोच रही है, इस दुनिया में बिना वजह ना प्यार होता है ना जेनरोसिटी, तो ये कैफे असल में क्यों खोल रहा है? पैसा कमाने के लिए, लेकिन जिस तरह ये खर्च करता है वो लॉजिक नहीं बनता। इधर शेनयुअन मेहनती आदमी दोनों हाथ वाटरमेलन पर लगाए बैठा है। कियाना समझ जाती है, शायद मेरे पास ऑफर करने को बस यही है। वो उसे रोकती है, पीछे हटो, वेट्रेसेस कभी भी आ सकती हैं। वो आराम से बोलता है, यहाँ खाना जल्दी नहीं आता, अभी टाइम लगेगा। 10 मिनट्स बाद दरवाजे पर एक औरत बोलती है, सब रेडी हो रहा है। कियाना घबराकर कहती है, ये बस ले आओ। शेनयुअन स्मार्ट करता है, ये जगह सच में कमाल का खाना देती है और वैसे भी वो पूरी जिंदगी अमीर रहा है, इस शहर की हर चीज उसे पता है। कियाना अपने मन में सोचती है, ये हैंडसम है, पैसा भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शेमलेस बास्टर्ड है और मुझे पता है कि इसके पास पहले से ही एक और खूबसूरत औरत है, फिर भी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? उसे एम्बैरेसमेंट फील होती है, लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं था। चेकआउट पर हमेशा की तरह शेनयुअन कामली पे कर देता है, आखिर पैसा तो डबल होकर लौटेगा। कियाना नोटिस करती है, इस डिनर में जितना पैसा गया उतना तो मैं एक लक्जरी कार बेचकर कमाती हूँ। बाहर निकलते हुए वो कहती है, मुझे कैफे वापस जाना है, ओनर से बात करनी है। वो जवाब देता है, अब बहुत देर हो गई है, वो शॉप बंद कर रही होगी, तुम बस उसे डिस्टर्ब करोगी। वो साय करती है, हाँ शायद तुम सही हो, तो मुझे घर छोड़ दो। ओह बॉय, हमें पता है आगे क्या होने वाला है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर वो गुड बाय बोलती है,
लेकिन शेन युअन बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए तो। कियाना नाइव नहीं है, वो बोलती है तुम जिस पानी की बात कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। शेन युअन कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम्हारे घर कोई आदमी है क्या? वो आंखें घुमाती है ऑब्वियसली नहीं, मैंने हेजी से ब्रेकअप कर लिया है। वो सिर हिलाता है तो फिर मुझे पानी देने में क्या प्रॉब्लम है? वो रुकती है और पूछती है सच में सिर्फ पानी पीकर चले जाओगे? वो बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके दिल में उसे भी पता है ऐसा होने वाला नहीं है। अपार्टमेंट के अंदर फुटबॉल फील्ड रेडी है, गोल पूरी तरह ओपन। उधर नीचे हेजी फूल लेकर खड़ा है। भाई मत कर, गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन जवाब की जगह एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अंदर कौन है? अंदर शेन युअन गुस्से में है, ये कमीना खुद छोड़कर गया और अब गेम इंटरप्ट करने आ गया। केन्मा बोलती है रुको, दरवाजे पर कोई है। शेन युअन स्मार्ट करता है मेरे कान बहुत अच्छे हैं, ये पड़ोसी का दरवाजा है। और बस उसी पल वो कियाना को उठाकर ले जाता है। उधर दूसरी तरफ हेजी पूरी तरह टूट चुका है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। सब खत्म हो गया, वो पूरी तरह खो चुकी है। अब मेरे पास कोई चांस नहीं बचा। कुछ और मैचेस के बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। वो पहले उठती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। क्या काइंड वुमन है। हमारा लड़का खुशबू से जागता है और उसे ये बहुत पसंद आता है। किसी औरत के घर में जागना होटल में जागने से कहीं बेटर है। और तभी सिस्टम बोलता है परफेक्ट लाइफ के लिए एक होम जरूरी है। अगर कोई आदमी खुद का ध्यान रखना चाहता है और उन औरतों का भी जो उससे मिलने आती हैं, तो उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये सिस्टम तो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम है। अब रूल ये है उसे अगले 24 आवर्स में चेन्नई के लिए कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का घर खरीदना ही होगा। गुड न्यूज, जो भी पैसा वो खर्च करेगा वो डबल होकर लौटेगा और बोनस में मिलेगा एक मिस्ट्री प्रॉपर्टी। हमारे लड़के के लिए परफेक्ट एज ऑलवेज। अब वो ऐसा घर चाहता है जिसमें पूल हो ताकि सब स्विमिंग करें और वो आराम से रिलैक्स करे। चेन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है लेकिन शेन युअन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 90 एफिनिटी पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा? तो वो उसे हक करता है। वो चौंक जाती है। फिर वो उसके कान में धीरे से बोलता है कल रात के गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें एक घर खरीद कर दूंगा। वो फ्रीज हो जाती है। उसे लगा था कि कल रात के बाद वो उसे और कुछ नहीं देगा। उसने मान लिया था कि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है। वो उसके गाल पर किस करता है। क्या हुआ? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? वो साई करती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पता है ना, लेकिन हमारे लड़के के लिए सच में उगता है। उसका पैसा लिटरली कहीं से भी आ जाता है। वो उसे कसकर हक करता है। अपनी औरत के लिए घर खरीदने में कोई बुराई नहीं है। वो थोड़ा वरीड भी है। कल रात बहुत ज्यादा शोर हो गया था, नेबर्स ने जरूर सुना होगा, सो ये मूव करना ही पड़ेगा। फिर चेन ने बताती है एक फ्रेंड कैफे पर मिलना चाहती थी, वो जगह देखना चाहती है, उसके बाद हम हाउस देखने चल सकते हैं। लेकिन शेन युअन सिर हिलाता है नो वे, हाउस शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, पेपर वर्क सब कुछ, मैं पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। तो वो तुरंत अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज देती है कि वो उसे रात में मिलेगी। इधर उसकी फ्रेंड कैंचेन रेड कैप पहने हुए है, उसके साथ है मेंगलू, एक लंबी पर्पल हेयर वाली फिटनेस ट्रेनर। मेंगलू कंफ्यूज है। कैंचेन बोलती है शायद कैफे वाला डील नहीं हुआ, कोई आदमी ऐसे ही 3 लाख नहीं खर्च करता। लेकिन मेंगलू डिसएग्री करती है। चेन ने ऐसी बात पर झूठ नहीं बोलेगी। तभी कैन चेन को मैसेज आता है। वो पढ़कर जोर से चिल्लाती है ही इज बाइंग हर अ हाउस। रियर व्यू मिरर में मेंगलू ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। बैग खरीदने वाले लड़के और घर खरीदने वाले लड़के में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तुरंत डिसाइड करती है मुझे भी इसका फायदा उठाना है। वो कैन चेन से कहती है पूछो वो लोग घर कहाँ देख रहे हैं, हमें भी चलकर देखना चाहिए। कैन चेन नॉट करती है ठीक है मैं पूछती हूँ। 40 मिनट्स बाद वो लोग TNG रियल एस्टेट डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं। जैसे ही वो एरिया देखती है कैन में शॉक हो जाती है। यहाँ तो सबसे बेसिक घर भी मिलियंस में है। और तभी कैन चेन उन्हें स्पॉट कर लेती है। वो पास आकर बोलती है कितना टाइम हो गया, हम आखिरी बार कब मिले थे? वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाती है आई मिस्ड यू। और ठीक फट की तरह अब लड़कियों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होने वाला है। कैंशिन मुस्कुराती है ये मेरी अच्छी फ्रेंड है कियन हुआ। फिर वो इंट्रोड्यूस करती है इनसे मिलो मेंगलू और रूदा। इस बीच मेंगलू पूरा कॉन्टोर्शनिस्ट मोड में है, कभी आगे झुक रही है कभी पीछे, ऐसे ट्विस्ट कर रही है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई सीन चल रहा हो। कंधे के ऊपर कुछ फेंकने का पोज और फिर सीधा अटैक। वो शेन युअन से बोलती है तुम्हारा बॉडी अच्छा है लेकिन तुम्हें मेरे जिम आकर थोड़ा स्वेट करना चाहिए। पक्यूलियर है लेकिन हमारा लड़का वो तो उससे भी आगे है। वो स्मार्क करता है अगर मैं तुम्हारे जिम आ गया तो वर्कआउट पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। मेंगलू तुरंत समझ जाती है ये फ्लर्ट था और वो भी चेन ना के सामने, मतलब साफ है ये दोनों कपल नहीं है। इसी बीच उसकी नजर चेन ना के ब्रूस्ड नी पर जाती है। कल रात फुटबॉल कुछ ज्यादा ही खेल लिया गया था। तभी कैंशन बीच में कूद पड़ती है। जब तुम कार चेंज करना चाहो तो मुझे बताना, मैं फेरारी खरीदने की एक ग्रेट जगह जानती हूँ। शेन युअन बस मुस्कुराता है थैंक्स, अभी अभी मिला है। और इन दोनों की हार्ट लेवल्स पहले ही 68 और 67 पहुँच चुकी हैं। इसी पल उसे समझ आ जाता है ये दोनों चेन ना की सच्ची दोस्त नहीं है। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो बस ऐसी लड़कियां चाहिए जिनका एफिनिटी स्कोर 60 से ऊपर हो। तीनों लड़कियां उसके साथ लक्सुरी रियल एस्टेट डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं। आसपास खड़े बेचारे हस्बैंड्स इस बास्टर्ड को मार डालना चाहते हैं। 3 गॉडेसेस के साथ घूम रहा है और हाउस ऐसे खरीद रहा है जैसे चिप्स ले रहा हो। ये है असली परफेक्ट लाइफ। एक रियल एस्टेट एजेंट पास आती है और पूछती है क्या आप कुछ इनिशियल मॉडल्स देखना चाहेंगे? यहाँ प्राइस है 15,000 पर स्क्वायर मीटर। वो एक्सप्लेन करने ही वाली होती है कि शेन युअन उसे रोक देता है मैं यहाँ 3 मिलियन खर्च करने आया हूँ, तो बताइए उस बजट में मुझे क्या मिल सकता है? उस पल एजेंट सिर हिलाती है और उसे सीधे VIP सेक्शन में ले जाती है। ये एरिया प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस के लिए होता है।
बाकी लड़कियां स्टंट हैं। कौन सा क्वाड्रिलियनेयर ऐसे कैजुअली 3 मिलियन बोल देता है और मेनलू उसका रिजॉल्व और मजबूत हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब एक लक्जरी काउच पर बैठे हैं। एजेंट रिकमेंड करती है 165 स्क्वायर मीटर का घर, प्राइस 2.9 मिलियन। चेन ना तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, मत खरीदो, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन शेन युआन हमेशा की तरह उसके हाथ इंपॉर्टेंट जगह पर हैं। वो उसे रियश्योर करता है, डोंट वरी, मुझे बस एक कंफर्टेबल होम चाहिए। बाकी लड़कियां जेलस हैं। देखो चेन ना उसे कम खर्च करने को कह रही है और वो कॉज के लिए लॉयल, ट्रू मैन वाइब्स। लेकिन शेन युआन जानता है अगर उसने नेगोशिएशन नहीं की तो सब उसे इडियट समझेंगे। आखिर ये चाइना है, यहाँ बार्गेन न करना रिच या पुअर होने की बात नहीं, बेवकूफ न होने की बात है। तो वो मैनेजर से कहता है चलो डिस्काउंट्स की बात करते हैं। एजेंट समझ जाती है उसके पास नेगोशिएट करने की पावर है। वो पूछती है क्या आप आज ही डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो मैं एक अमेजिंग डील दिलवा सकती हूँ। लेकिन शेन युआन सिर हिलाता है, डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेसेस चाहिए। आखिर इस घर में फ्यूचर में काफी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इधर मेंगलू हार मानने को तैयार नहीं, बाल इधर उधर उछाल रही है, हर तरफ स्माइल्स फेंक रही है। शेन युआन उसे देखता है और सोचता है ये लड़की मेंटली अनस्टेबल है क्या? लेकिन तभी वो एक पेक्यूलियर मूवमेंट करती है और उसे समझ आ जाता है वो गेम खेल रही है। वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये औरत जानती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन अभी इन बातों का टाइम नहीं है। वो यहाँ आया है 3 मिलियन का घर फाइनलाइज करने। वो क्रेजी औरत अब भी टीज कर रही थी, इधर उधर फ्लर्ट, ब्रा की बस स्ट्रैप दिखा रही थी। हाफ एन आवर बाद एजेंट आकर बोलती है जेंटलमैन डिस्काउंट्स अप्लाई हो गए हैं, फाइनल अमाउंट है 2.98 मिलियन, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हमारा लड़का बिना सोचे ओके बोलता है और पेन उठा लेता है। उधर वो विक्सन सोच रही है ये रियल कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा जो 3 मिलियन का घर मेरे नाम कर दे। और शेन युआन पैसे अकाउंट में गिरते हुए देखकर बस मुस्कुरा रहा है। भाई के अकाउंट में अब 15 मिलियन चाइनीज युआन है। वो खुद सोचता है फैमिली बैंकक्रप्ट होने से पहले भी मेरे अकाउंट में कभी इतना पैसा नहीं था। अगर डियर नाना ने वो छोटा सा मिशन एक्टिवेट नहीं किया होता तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, क्रेडिट तो उसे ही जाता है। तभी सिस्टम बोलता है रिवॉर्ड के तौर पर उसे किंग्स हाउस सिटी में लेक के पास एक विला मिल रहा है। कल सुबह 9 बजे सेल्स ऑफिस से कलेक्ट करना है। एजेंट अब खुद फ्लस्टर्ड हो चुकी है। उसके दिमाग में चल रहा है ये उस लड़की को डेट भी नहीं कर रहा और सीधे घर खरीद दिया। काश मुझे भी ऐसा आदमी मिले। वो बोलती है मिस्टर शेन अगर आप चाहें तो मैं आपका नंबर सेव कर लूं, अगर कोई चीप प्रॉपर्टी मिली तो आपको मैसेज कर दूंगी। वो कैजुअली बोलता है श्योर और उसे अपना इन्फो स्कैन करने देता है। अब दूसरी वाली जो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है जलने लगती है। ये नई नादिन कहाँ से आ गई कंपटीशन में? वो अचानक खड़ी होती है और बोलती है मैं भी घर खरीदने का सोच रही हूँ, टाइम आए तो आपसे एडवाइस लेना अच्छा लगेगा। और हाँ वो भी अपना नंबर दे देती है। एजेंट मौका देखकर ऐप ओपन रहते ही उसका कॉन्टैक्ट स्कैन कर लेती है। शेन युआन श्रग करता है व्हाटएवर। फिर वो नाना से अपोलोजाइज करता है आज कुछ काम है तो मैं अब रुक नहीं पाऊंगा, तीनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और निकल जाता है। ब्रस्ट्रैप क्वीन वहीं खड़ी सोच रही है ये जा क्यों रहा है, मेरे पास तो ऑफर करने को बहुत कुछ है, वापस आओ ना। इधर नाना बाकी दोनों को बोलती है चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। बाकी दोनों बेवकूफों की तरह साथ हो लेती हैं। हाफ एन आवर बाद स्कूल कैफे में एक और ड्रामा शुरू। कोई फिर से टैंट्रम कर रहा है, इसीलिए मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद हैं। हमेशा कुछ न कुछ एंटरटेनिंग चलता रहता है। लोग आपस में विस्पर कर रहे हैं, शायद गॉसिप। फोन पर वो किसी से बोल रही है मटेरियल्स रेडी कर रही हूँ, कल सारी इन्फो भेज दूंगी। तभी शेन युआन पास से गुजरता है और सुन लेता है आज रात उसका कुछ प्लान है तो वो फ्री नहीं होगी। वो बैठ जाता है और टीचर से पूछता है क्या चल रहा है। टीचर एक्सप्लेन करती है स्कूल एक स्टार्टअप इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहता है स्टूडेंट्स के लिए। वो पूछता है क्यों? वो बोलती है स्कूल एंटरप्रेन्योरियल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है, थोड़ा पैसा, वर्क स्पेस, गाइडेंस वगैरह। प्रॉब्लम ये है पार्टनरशिप्स कम है और बाहर के लोग बस इन्वेस्ट करने को मरे जा रहे हैं। शेन युआन पूछता है जो सपोर्ट करेगा स्कूल उसे क्या देगा? टीचर कहती है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का टैलेंट। ग्रेजुएट होने वाले बच्चे जनरली टॉप क्वालिटी होते हैं। लेकिन शेन युआन ब्लंट है, वो साफ बोल देता है ऑनेस्टली आपकी स्कूल कोई टॉप टियर यूनिवर्सिटी तो है नहीं। टीचर साई करती है मुझे पता है, इसीलिए सपोर्ट मिलना इतना मुश्किल है। फिर उसे कुछ याद आता है यूनिवर्सिटी की एक वुमन चाहती है कि वो किसी बार में जाकर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से मिले, लेकिन टीचर जानती है वो बूढ़े आदमी क्या चाहते हैं और उसका मूड बिल्कुल नहीं है। शेन युआन हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसे दिख रहा है वो सच में स्ट्रेस्ड है, लेकिन भले उसके पास पैसा हो वो उसे यूं ही फेंकने वाला नहीं। वो कैलकुलेट करता है कम से कम 1 या 3 स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने चाहिए, तभी ये वर्थ इट होगा। उसके हिसाब से स्कूल में मुश्किल से 1 या 5 ही उस लेवल के हैं। टीचर पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? वो ऑनेस्टली बोल देता है नॉट रियली। बेचारी ऑलमोस्ट बेग करती है कम से कम सोच तो लो, प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, शायद शुरू करना इतना मुश्किल न हो। ये डिपेंड करेगा कि कौन इन्वेस्टर्स आते हैं। और तभी बूम, लाइफ ऑफ परफेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम कहता है परफेक्ट आदमी सिर्फ पैसा जमा नहीं करता, उसे प्रेस्टीज बनानी होती है और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करना होता है। और क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है स्कूल पहला एरिया है जहाँ उसे इम्पैक्ट डालना चाहिए। अब रूल ये है अगर वो स्कूल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे मिलेंगे प्रेस्टीज पॉइंट्स। हर 500 पॉइंट्स पर वो अनलॉक कर सकेगा नया टैलेंट, एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट या कुछ और स्पेशल। ये पॉइंट्स डिपेंड करते हैं उसकी रेपुटेशन पर, लोग उसे कैसे देखते हैं। और बस यही, ये इन्वेस्टमेंट सडनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब उसे इससे पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, बस प्रेस्टीज बिल्ड करनी है। मतलब सिंपल, कैश स्पेंड करो, पॉइंट्स पाओ। और ये सोचकर कि कितनी लड़कियों से फायदा निकाला जा सकता है वो डिसाइड करता है। हाँ, किसी भी तरह से ये डील वर्थ इट है। फिर वो टीचर से पूछता है अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो स्टूडेंट्स कौन सिलेक्ट करेगा। टीचर बताती है टेक्निकली तो स्कूल करता है, लेकिन अभी कोई इन्वेस्टर नहीं है तो ये नेगोशिएट हो सकता है। मतलब साफ, अगर वही इन्वेस्ट करेगा तो सिलेक्शन का कंट्रोल उसी के पास होगा। और तभी बूम, वो बोलती है मजाक बंद करो, मुझे पता है तुम्हारा फैमिली बैंकक्रप्ट हो गया है, जो अपनी ट्यूशन नहीं भर सकता वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। लेकिन शेन युअन कामली फोन निकालता है और कहता है जीरोस गिनो। जैसे ही वो 9 डिजिट्स 15 मिलियन देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना पैसा आया कहाँ से? वो एक्सप्लेन करता है जब फैमिली ठीक थी मैंने क्रिप्टो खरीदी थी, बैंकक्रप्सी के टाइम वो स्काई रॉकेट हो गई। वो शॉप में खड़ी है, उसका स्टूडेंट मल्टी मिलियनर है। वो पास आकर धीरे से कहता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ दुनिया घूमोगी, लक्ष्यूरी लाइफ जियोगी। अब वो क्यूरियस है लेकिन कूल रहने की कोशिश करती है। बेवकूफी मत करो, प्रोजेक्ट पर फोकस करो। वो जानती है इससे पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन शेन युअन साफ बोल देता है मैं पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी और सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अचानक उसके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, ये सच में कमिटेड लग रहा है। और जो उसने वर्ल्ड ट्रैवल वाली बात कही थी, क्या वो सीरियस था? वो तुरंत खुद को रोकती है, सिर झटकती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर खड़ी होकर बोलती है मैं सेक्रेटरी से बात करती हूँ, बाद में डिस्कशन जारी रखेंगे। और वो चली जाती है। शेन युअन को रिप्लाई करने का मौका भी नहीं मिलता। 4 PM पर नाना का मैसेज आता है कैफे से, छोटे छोटे हार्ट इमोजीज के साथ, आकर कुछ स्पेशल ट्राई करो। ये बंदा पिकी है। वो रिप्लाई करता है अभी पूरी ट्रेंड नहीं है, मुझे आकर सिखाना पड़ेगा, कम से कम आउटफिट तो हमेशा ऑन पॉइंट रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है नीले बालों वाली लड़की कौन जियाओई पर, पुरानी क्लासमेट। वो खुद से बोलती है मुझे समझ नहीं आता मैं उस अजीब शेन यू के बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रही। वो अब रिच किड भी नहीं रहा, ट्यूशन तक नहीं भर सकता, मुझे उसे दिमाग से निकालना होगा। पास में स्कर्ट वाली लड़की यूपेंग दूसरी से पूछती है कि क्या वो सच में ह्यूएन हेबा शेन यू का रूममेट को डेट कर रही है। वो बोलती है वो शेन यू से बेटर है, कम से कम डेट्स पर खुद पे तो करता है, शेन यू के साथ तो मैंने बस पैसे खोए हैं। फिर वो फुसफुसाकर कहती है धीरे बोलो, वो सामने आ रहा है। शेन युअन बस सीढ़ियां चढ़ रहा है अपने काम से काम रखे हुए, लेकिन ये लड़कियां ऑलरेडी अस्यूम कर लेती हैं कि वो किसी पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है। इतनी स्पाइटफुल हैं कि उसे फॉलो करने का सोचती हैं, देखने के लिए वो कहाँ काम करता है ताकि मजाक उड़ा सकें। एक लड़की हिप्स हिलाते हुए बोलती है कहाँ जा रहे हो? कहीं सामान बेच रहे हो तो हम भी आकर खरीद लेंगे। शेन युअन कंफ्यूज है, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन अगर गेम खेलना है तो वो रेडी है। वो कैजुअली बोलता है मैं कॉफी शॉप में काम करता हूँ, चाहो तो आ जाओ, मैं खुद बना दूंगा। कट टू कैफे, नाना और ब्रास्ट्रैप क्वीन। हाँ, अब फाइनली नाम याद आया, मेंगलू आपस में बात कर रही हैं। मीन गर्ल्स अंदर आती हैं और देखते ही स्टार स्ट्रक हो जाती हैं। ये लंबी टांगों वाली ब्यूटीज कौन हैं? शेन युअन आते ही दोनों महिलाएं पास झुककर बोलती हैं मिस्ड यू। फाइनली बैक। मेंगलू साफ जेलस है, ये हाई स्कूल वाली लड़कियां ही वो प्रॉब्लम थी। शेन युअन आराम से बोलता है सड़क पर मिल गई थी, बस कॉफी पिलाने ले आया। बाकी दोनों लड़कियां इधर उधर देखती हैं नर्वस, और तभी वो सुनती हैं ये महिलाएं शेन युअन को बॉस कहकर बुला रही हैं। अब कंफ्यूजन कंप्लीट, उन्हें लगा था वो यहाँ एम्प्लॉई है, ओनर नहीं। जियाओई बड़ी सॉफ्ट हार्टेड वाली अपनी फ्रेंड को साइड में खींचकर कहती है चलो निकलते हैं, इस मेस में फंसने का कोई फायदा नहीं। और सच में यपिंग गुस्से में स्टॉर्म ऑफ करती है, वो कमबख्त शेन यू हमें यहाँ बस ह्यूमिलिएट करने लाया था। मेंगलू ब्रास्ट्रैप क्वीन हमारे लड़के को आवाज देती है। वो लड़कियां अचानक क्यों भाग गईं? वो कैजुअली बोलता है शायद मेरे सामने बैठी 2 गॉडेसेस से इंटिमिडेट हो गई हो। कसम से। मेंगलू तुरंत फिर से ब्रास्ट्रैप दिखाने लगती है कॉम्प्लीमेंट्स बंद करो वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। हमारा लड़का बिल्कुल अनफेस्ड नाना से कॉफी ले लेता है। नाना कहती है ज्यादा स्वीट नहीं डाली है। चार्म किंग मुस्कुराकर बोलता है तुमने बनाई है तो टेस्ट अच्छा ही होगा। मेंगलू ये सब देख रही है और सोच रही है ये आदमी अचानक ऐसे रोमांटिक वन लाइनर्स क्यों फेंक देता है। फिर भी वो मान लेती है, जब वो ऐसा करता है और उसके पास पैसा भी हो तो अमेजिंग लगता है। अचानक वो पूछती है तुम कितने टॉल हो, वेट कितना है? वो बोलता है 1.82 मीटर और अनफॉर्चुनेटली 72 किलोज। हाल में वेट कम हो गया क्यों? शीट्स के बीच काफी एनर्जी बर्न हो रही है। नाना पूरी तरह फ्लस्टर्ड, ये ऐसी बातें क्यों बोलता है? और वियर्डली मेंगलू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलती है समझ आता है। फिर फोन निकालकर कैलकुलेशन करती है, मेरे हिसाब से तुम्हें कम से कम 10 किलोस मसल बढ़ानी चाहिए। 10 किलोस? वो हंसता है, मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे जिम ज्वाइन करूं? वो नोट करती है येप एग्जैक्टली। थोड़ी देर चैट के बाद वो कहती है मुझे निकलना होगा। जाते जाते स्कर्ट उछालती है, विंक देती है। शेन युअन स्टंट, इतनी बोल्ड, अपनी फ्रेंड के सामने ही, कर्मा कभी न कभी आएगा। अचानक वो नाना का हाथ पकड़ता है, चलो एक्सरसाइज करते हैं। बेचारी नाना पूछती है किस तरह की एक्सरसाइज जो काफी एनर्जी बर्न करती है? वो कहती है शायद ये सही टाइम नहीं है, एक एम्प्लॉई यही थी, अभी अभी बाहर गई है। ये शरारती बोलता है जितनी ट्रबल उतना मजा। और इसी के साथ एसएसआर स्वॉर्ड्समैन ने डीमॉन्स कैवर्न पर अटैक कर दिया। पास वाली एम्प्लॉई सब सुन रही थी, आंखें फटी की फटी। बॉस इतना बोल्ड कैसे हो सकता है? उसी वक्त मेंगलू वापस आती है, मेरा पर्स रह गया। एम्प्लॉई हड़बड़ाकर बोलती है अभी सही टाइम नहीं।
मैन लू बोलती है, अरे छोड़ो, अंदर आने दो। जैसे ही वो पर्स लेने जाती है, वो अपनी फ्रेंड की आवाज सुनती है, स्लो डाउन। वो शॉक में है, ये दोनों कितने डेयरिंग हैं। 10 मिनट्स बाद आर्म्स क्रॉस करके पूछती है, तुम्हारे पास इतनी स्टेमिना आती कहाँ से? फिर होंठ चाट कर बोलती है, नेक्स्ट टाइम तुम दोनों से प्रॉपरली बात करूंगी। नाना पूरी तरह एम्बेरस्ड, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। शेन युआन मन में सोचता है, क्या ये कर्स्ड पेपर व्यू वाली सच में पूरे 10 मिनट वहीं सुनती रही? सीन काट, सेक्रेटरी लियो पूछ रही है स्टूडेंट शेन युआन के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में। ली एक्सआईएओ इंसिस्ट करती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, उसके पास सच में पैसा है। डायरेक्टर पूछता है, क्या वो लड़का सच में स्पेंड कर सकता है? कहीं पेरेंट्स का पैसा तो नहीं? ली एक्सआईएओ कहती है, अकाउंट में 10 मिलियन प्लस है और पूरी तरह उसके कंट्रोल में। डायरेक्टर थोड़ा शेकन, ठीक है, पूरी कोऑपरेशन दो और उसे ऑफिस बुलाओ, फेस टू फेस बात करनी है। ली एक्सआईएओ कहती है, थोड़ा पोलाइट रहिए, वो अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं इन्वेस्टर भी है। डायरेक्टर डिसमिस करता है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। प्राइवेट में सोच रहा है, इस बच्चे को ज्यादा उड़ने नहीं दे सकते। इस एसआर फाइट के बीच में ही शेन युआन को टीचर का कॉल आता है। डायरेक्टर मीटिंग डिमांड कर रहा है। शेन युआन खुश नहीं, मैं पैसा डाल रहा हूँ और ये मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। वो स्पीकर पर डालने को कहता है और बोलता है, डायरेक्टर अगर बात करना चाहते हैं तो मिस एक्सआईएओ से मेरा नंबर लेकर मैसेज करें, मैं बिजी हूँ, और कॉल काट देता है। डायरेक्टर स्पीचलेस। ली एक्सआईएओ लाल पड़ जाती है, उसने डायरेक्टर से ऐसे बोल दिया। डायरेक्टर गुस्से में, मुझे ये गंदा पैसा नहीं चाहिए, पर प्रोजेक्ट अर्जेंट है। तो बोलता है, ठीक है, उसे डिनर पर इनवाइट करो, हमें उसका पैसा चाहिए। जब शेन युआन को पता चलता है, वो समझ जाता है क्यों कितनी जल्दी चेंज हुई, मतलब वो डेस्परेट हैं और अपर हैंड अब उसके पास है। फाइट खत्म होती है। नाना उठकर कहती है, डिनर प्लान्स हैं तो बाकी दिन एंजॉय कर लो। वो सोचता है, ये सच में अमेजिंग वुमन है, हमेशा थॉटफुल। उसी वक्त कॉल आता है, स्कूल एथलेटिक फील्ड में वॉक का इनवाइट। वो बोलता है, बोरिंग है, कुछ ठंडा पीने चलें। मिन हुई से बात हो रही है। वो कहती है, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो इम्पॉसिबल भी नहीं। और हमारा लड़का पूरा जेंटलमैन मोड में। वो उससे कहता है, तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले आती है, मैं डॉर्म आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर साथ वॉक करेंगे। जब वो पहुंचता है, वो सीधे उसके आर्म्स में कूद जाती है। वो प्यार से कहता है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। वो उसके गाल पर हल्की सी किस देती है और कहती है, तुम कितने काइंड हो। और फिर बैम, किलर क्वेश्चन आ जाता है। वो पूछती है, हम दोनों का रिलेशनशिप आखिर है क्या? मतलब हमने तो कपल वाली सारी चीजें कर ली हैं, है ना? शेन युआन समझ जाता है, ये सवाल बहुत डेंजरस है। प्रॉब्लम ये है कि मूड हाई है और वो इस मोमेंट को लूज नहीं करना चाहता, तो फ्लो में बोल देता है, ऑफ कोर्स हम कपल ही हैं। वो फिर पूछती है, सच में? वो उसे हाथ में खींचकर बोलता है, ऑब्वियसली हाँ। अब वो पूछती है, तो क्या मैं ऑफिशियली तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? वो क्वेश्चन डॉज करता है, मन में सोचते हुए, गर्लफ्रेंड, डार्लिंग, बिलवेड, स्वीट हार्ट, बेब, टाइटल्स तो स्टैक होते जाएंगे। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो हंसकर बोलता है, ऐसी बातें मत सोचो, ये बताओ रिलेशनशिप स्टार्ट होने की खुशी में कार चाहिए या हाउस? वो हंस पड़ती है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा मेकअप और 2 हैंड बैग्स चाहिए। वो टीज करता है, तुम्हारे पास तो पहले ही काफी है, और वैसे भी तुम ज्यादातर टाइम स्कूल में रहती हो, कार प्रैक्टिकल नहीं होगी, तो फिर हाउस ही देख लेते हैं। वो उसे जोर से हक करती है, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पास रहना है। नेक्स्ट डे मैन लू का मैसेज आता है, स्किन्नी गाय रेडी है। ये शरारती वीडियो कॉल कर देता है, स्किन्नी, और ये कैमरा एंगल इतना खराब क्यों है? वो पलटकर बोलती है, एंगल कैसा लगा? वो वर्कआउट आउटफिट में है और बोलती है, जल्द ही मैं फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ। उसी वक्त गेस हु शोज अप? जो वांटिंग, हाँ वही जिसने शुरू में उसे रिजेक्ट किया था। वो पूछती है, इतनी खुश क्यों हो? मैन लू कैजुअली बोलती है, कुछ नहीं, बस एक फनी फ्रेंड। टेबल पर बैठते हुए वांटिंग बोलती है, क्लास शुरू नहीं हुई है तो ये फनी गाय है कौन? मैन लू आराम से कह देती है, मेरे एक फ्रेंड को किसी ने $3 मिलियन का अपार्टमेंट दिलाया है। वांटिंग स्टंट, कौन है वो बिलियनर? ऐसे अपार्टमेंट बांट रहा है तो बहुत लोडेड होगा। उसका पहला थॉट, कोई बूढ़ा शुगर डैडी होगा। वैसे अगर मुझे कोई बूढ़ा अपार्टमेंट दे दे तो मैं भी एडजस्ट कर लूं, मुझे भी बेटर आदमी ढूंढना चाहिए। मैन लू क्लैरिफाई करती है, नहीं, वो लड़का अभी अभी 20 का हुआ है, तुमसे भी छोटा है। वांटिंग तुरंत सोचती है, तो फिर जरूर बहुत अगली होगा। मैन लू हंसती है, बिल्कुल नहीं, हैंडसम है। अब वांटिंग कॉन्विंस्ड है, मेरी फ्रेंड जरूर मॉडल होगी, इंटरनेशनल लेवल ब्यूटी। मैन लू कहती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम भी उतनी ही सुंदर हो, हर किसी का अपना चार्म होता है। वांटिंग हंसकर बोलती है, समझ गई, तुम्हारा चार्म भी टीचर जितना ही डेंजरस है। उसी वक्त शेन युआन का मैसेज आता है, नया अपार्टमेंट देखने जा रहा हूँ। मैन लू तुरंत बोलती है, मैं साथ चलूं? कंपनी चाहिए? वो रिप्लाई करता है, श्योर। मैन लू मुस्कुराकर कहती है, तो मुझे जिम से पिक कर लेना। इधर मैन लू फोन को घूरते हुए इडियोटिक स्माइल दे रही है। वांटिंग नोटिस करती है और पूछती है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों? मैन लू कैजुअली बोलती है, क्लास वेट करेगी, जिस गाय की हम अभी बात कर रहे थे उसने मुझे न्यू प्लेस देखने के लिए इन्वाइट किया है। इंस्टेंटली वांटिंग को समझ आ जाता है, डैम, मैन लू तो अपनी फ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड ही स्टील कर रही है। लेकिन फिर सोचती है, जो कुछ सुना है मैं भी शायद वही करती। उसी वक्त जिम का एक लड़का हालिहाई आता है और पूछता है, आज क्लास का क्या प्लान है? मैन लू बस फेस बनाकर निकल जाती है। ऊपर से देखते हुए वांटिंग लिहाई के साथ खड़ी सोचती है, M0 जैसी कार वाला आदमी मैन लू को कैसे ले गया? इतने एक्सपेंसिव कार्स वाले लड़कों ने ट्राई किया लेकिन किसी का चांस नहीं लगा। वो लिहाई से कहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, उस कार वाले गाय ने मेरी एक फ्रेंड के लिए $3 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा है। लिहाई शॉक में, कौन है ये बिलियनर? और तभी बैम, दरवाजा
दरवाजा खुलता है, वांटिंग देखती है शेन यू, उसका दिमाग घूम जाता है। ये वही शेन यू है जिसे मैंने 2 हफ्ते पहले डिच किया था। वो प्रैक्टिकली मेल्ट डाउन में है, हाथ सिर पर, पूरी तरह लॉस्ट। वो फोन देखती है, उस ओल्डर गाय का मैसेज जो उसे रात साथ रहने बुला रहा है। उसे वो आदमी पसंद नहीं, बहुत ब्लंट है, लेकिन शेन यू वाली सिचुएशन के बाद वो रिप्लाई कर देती है फाइन, और उसे इडियट भी बोल देती है। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है ये सच में तुम हो? वो पलटकर लिखती है नहीं, मेरी माँ है ऑब्वियसली। अब वो खुद ब्लश कर रही है, आप समझ ही रहे हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या शेन यू को वापस पाने का कोई चांस है? प्रॉब्लम ये है अब उसकी कोच भी गेम में है और उसके पास सॉलिड बैकअप लग रहा है। क्या मैं भी उस फैमिली में घुसने की कोशिश करूं? इधर कार में मेन लू उसकी फैंसी राइड की तारीफ करती है, इतनी स्पेस है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट। क्लियरली स्पाइसी आइडियाज प्लांट कर रही है। शेन यू कैजुअली बोलता है फॉरेस्ट ड्राइव काफी नाइस होगी। मेन लू रियलाइज करती है ये हिंट ही नहीं पकड़ पाया। वो हंसकर बोलती है तुम प्ले अलोंग करना नहीं जानते। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है टेनिस की बात कर रही हो? वो हंसती है यूफेमिज्म, इन्यूएंडो, बॉल्स, रैकेट्स, नेट्स, कौन जाने। 30 मिनट्स बाद वो पहुंच जाते हैं। शेन यू रिसेप्शन पर बोलता है मैं शेन यू हूँ, प्रॉपर्टी लेने आया हूँ। लेडी पूछती है साइन करने से पहले हाउस देखना चाहेंगे? वो कामली बोलता है कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, घर बाद में देख लेंगे। साइन होने के बाद सेल्स वुमन बैक सीट से मेन लू को देख रही है। उसे पता है ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ट्रबल जरूर है। वो सोचती है ये सब औरतें एक दूसरे की जिंदगी उलझा देंगी। उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, दुनिया कितनी अनफेयर है। मैं मेहनत कर रही हूँ और ये लड़की कोई खास स्किल नहीं, बस एक टेम्पटिंग बॉडी, और आदमी घर खरीद लेते हैं। जब वो पहुँचते हैं शेन यू को मैसिव मैंशन की कीज दी जाती है। पूरी जगह मेडिवल कैसल जैसी है। ट्रेनर एक्साइटेड है, ये जगह अमेजिंग है। मन में सोच रही है रिच लोग सच में अलग लेवल पर जीते हैं। अगर मुझे ऐसा घर चाहिए तो शेन यू को जीतना ही पड़ेगा। सेल्स वुमन साइज लेआउट एक्सप्लेन कर ही रही थी कि सिस्टम एक्टिवेट होता है। कांग्रेचुलेशंस, इस हाउस को ट्रूली परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट इंटीरियर डिजाइन चाहिए। अगर कस्टम एक्सक्लूसिव डिजाइन करवाया तो रिवॉर्ड होगा 20 मिलियन। शेन यून पंप्ड है, ये मिशन तो इजी लग रहा है। कार में वापस बैठकर वो हंसते हुए पूछता है तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? वो बोलती है लगभग 50,000। वो पूछता है ज्यादातर फॉरेनर्स हैं? वो सिर हिलाती है नहीं, ज्यादातर लोकल लोग हैं जो मुझे टाउन में जानते हैं। फिर वो कहती है मुझे वापस जिम ड्रॉप कर दो, लेकिन वो बोलता है नहीं, अभी हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं। और बस वहीं समझ आ जाता है इस बंदे ने मेटाफोर चुरा लिया है। स्कोरिंग की बात करने के लिए वो तुरंत बोलती है नो वे। वो मुस्कुराकर याद दिलाता है कल तुम्हारे फ्रेंड को कितना शोर कर दिया था, याद है ना? हमारा लड़का एक्सेलरेटर दबा देता है और बोलता है कल की बात मत छेड़ो, खासकर तब जब तुम पूरे 10 मिनट तक सुनती रही थी। अब प्राइस चुकाने का टाइम है। फिर भी वो बोलती है आज मूड नहीं है, लेकिन साफ है ये हार्ड टू गेट खेल रही है। उसे पता है अगर वो बहुत इजी हो गई तो वो उसे चीप समझने लगेगा, और जितना वो उसे ड्रैग करेगी उतना ज्यादा वो उसे अपने कंट्रोल में ला पाएगी। उसके दिमाग में ऑलरेडी फैंटेसी चल रही है, हर दिन नया ट्रैप, धीरे धीरे उसे रील करना, उसे हुक रखना और हमेशा उसे और ज्यादा चाहने पर मजबूर करना। वो कार से उतरती है, उसे थैंक यू बोलती है और कहती है जब भी ट्रेनिंग करनी हो जिम आ जाना। वो जवाब देता है मे बी, लेकिन अगर मैं वापस आया तो बास्केटबॉल खेलने ही आऊंगा। मेंग लू मुस्कुराती हुई जिम में घुसती है और सीधे जाकर मैनेजर गोंग मिंग बो से टकरा जाती है। वो पूछता है आजकल क्या चल रहा है? सुना है आज तुमने क्लास स्किप की, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है। मेंग लू कामली एक्सप्लेन करती है कुछ पर्सनल काम था, मैं क्लास फी डबल दे दूंगी मेकअप के लिए। लेकिन मैनेजर बोलता है फिर भी मिस शू ने कंप्लेंट फाइल की है। ओफ, वैनजिंग रूल्स का पूरा पक्का। हाँ, मेंग लू समझ जाती है ये वही ओल्ड ट्रिक है, किसी ने कंप्लेंट की लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हैंडल कर लिया ताकि लड़की ग्रेटफुल हो जाए और शायद फॉल भी कर जाए। लेकिन ये उसका टाइप नहीं है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है मैं काम पर वापस जा रही हूँ। बेचारा मैनेजर, उसका छोटा सा प्लान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वो ऑकवर्डली पूछता है तो कुछ खाने चलें? मेंग लू कूली रिप्लाई करती है आज अपना फिटनेस फूड लाई हूँ, बाहर खाने की जरूरत नहीं। चलते चलते वो फ्यूचर के सपने देख रही है, खुद को उस ह्यूज लक्सुरी विला में इमेजिन करते हुए। सच कहूँ तो पहली बार जब ये लड़की आई थी लगा था एक चैप्टर में गायब हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो रियल कॉन्टेंडर निकली। इधर स्कूल में कुछ हायर अप्स शेन यून के बारे में बात कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहता है। पास खड़े मिस्टर लियो कहते हैं हमने उसे डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन उसने अभी तक प्रोफेसर ले को रिप्लाई नहीं किया। राइट साइड बैठा सेक्रेटरी कॉन्ग जोंगपिंग बोलता है सिर्फ स्टूडेंट है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉपर रिस्पेक्ट देना होगा। मैं पर्सनली उसे इनवाइट करूंगा ताकि दिखे कि हम उसकी सपोर्ट को वैल्यू करते हैं। लियो थोड़ा घबरा जाता है, सेक्रेटरी खुद जाएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? डॉर्म रूम में है बियाओ शेन यून को बता रहा है कि वो यपिंग से कई दिनों से बात कर रहा है। वो पूछता है कुछ कब होगा यार? उसके मैसेजेस ऐसे हैं गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नो बारिश है अम्ब्रेला, नो वीकेंड हेल्प, नो माउंटेन्स चलें, नो। शेन यून नोट करता है 3 साल में 0 प्रोग्रेस है। बियाओ डिफेंड करता है कम से कम रिप्लाई तो करती है, दूसरी लड़की तो सीन भी नहीं करती थी। शेन यून सोचता है इसका तो कोई इलाज नहीं। वो बोलता है कैसे पूछ लो है। बियाओ रिप्लाई करता है क्यों, वो तो वर्जिन बॉस है, कुछ
कुछ हेल्प नहीं करेगा। पीसी के सामने बैठा कई बोल उठता है, भाई मैं क्यों स्ट्रे शॉट्स खा रहा हूँ। फिर है बियाओ एक्साइटेड होकर बोलता है, देखो अब वो ज्यादा रिप्लाई कर रही है और बाहर जाने के लिए भी अग्री कर गई। शेन युआन श्रग करता है, गुड लक, लगता है ट्रैक पर हो। है बियाओ खुश होकर बोलता है, अगर शेन युआन अप्रूव करता है तो डन डील है। उसी पल डोर नॉक होता है, डोर खोलते हैं, स्कूल डायरेक्टर्स खड़े हैं और उनके साथ प्रोफेसर ले। सब पूछते हैं शेन युआन कहाँ है। रूममेट्स तुरंत अस्यूम कर लेते हैं, अब तो फंस गया, यूनिवर्सिटी वाले कितने नोजी हैं यार। बाहर ऑलरेडी क्राउड जमा हो चुका है, सब गैस कर रहे हैं क्या हुआ। एक लड़का गक्सी पहनकर बोलता है, सुना है शेन युआन का पैसा शेडी है, शायद पुलिस अरेस्ट करने आई है। तो शेन युआन का फ्रेंड बाहर निकलकर उस लाउड माउथ को बोलता है, बकवास फैलाना बंद करो। फिर ले एक्सआईओ हमारे लड़के की तरफ मुड़कर कहता है, कमिटी के कौन आपसे बात करना चाहते हैं। शेन युआन पोलाइटली ग्रीट करता है। वो बुजुर्ग आदमी अपना परिचय देता है और पूछता है, क्या आज रात डिनर के लिए फ्री हो। ये देखकर कि आदमी खुद चलकर आया है, शेन युआन अग्री कर लेता है। वो आदमी थैंक्स बोलता है और कहता है, डिनर पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बस ऐसे ही वो लोग निकल जाते हैं। कैंपस में लोग कंफ्यूज हैं, इतना बड़ा आदमी खुद चलकर एक स्टूडेंट को डिनर पर क्यों बुला रहा है। शेन युआन के फ्रेंड्स कान में विस्पर करके टीज कर रहे हैं और रूम में बैठा साल्टी लड़का जेलसी में जल रहा है। सीन काट नंजिंग रेस्टोरेंट। शेन युआन वहाँ टैंक टॉप में पहुंचा है, प्रॉपर ड्रेस अप भी नहीं किया। फेयर इनफ, ना वो ओल्ड गाय ड्रेस्ड अप है ना साथ वाली वुमन, तो व्हाटएवर। सीधे मुद्दे पर आते हुए शेन युआन बोलता है, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी टर्म्स पर करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव में किसे फंडिंग मिलेगी, कितनी मिलेगी और किसे नहीं, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। स्कूल इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। लू बीच में कूदने ही वाला होता है, ये तो बहुत ज्यादा, लेकिन कॉन्ग तुरंत उसे चुप करा देता है। फिर कॉन्ग कामली शेन युआन से बोलता है, देखो स्कूल के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मीडिया को रिपोर्ट करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी रखनी होती है, हम ब्लाइंडली इन्वेस्टर की हर डिमांड फॉलो नहीं कर सकते। शेन युआन बिना रुके जवाब देता है, ये बात तब समझ में आती अगर आपके पास खुद इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता, क्योंकि उनके पास खुद इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए ऑफर एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। और वैसे भी शेन युआन इन्वेस्ट ऐसे करने वाला है जिससे रिटर्न मिले, लॉस नहीं, इसलिए ऑब्वियसली वो बेस्ट कैंडिडेट्स चुनेगा और अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। ऑनेस्टली वो अभी से टैलेंटेड लोगों को गैदर करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में जब वो बड़ा मैग्नेट बनेगा तो उसे एक बड़ी टीम चाहिए होगी। और हाँ, ये रास्कल टीम का मतलब कुछ ज्यादा ही क्रिएटिवली लेता है। कॉन्ग कहता है कि वो कंडीशंस समझता है, लेकिन शेन युआन को बाकी प्रोजेक्ट स्टाफ के साथ एक मीटिंग अटेंड करनी होगी ताकि आगे डिटेल्स डिस्कस हो सके। कुछ ग्लासेस वाइन, थोड़ी स्मॉल टॉक के बाद डिनर खत्म हो जाता है। घर जाते समय देखो कार में उसके साथ कौन बैठा है, टीचर। वो उसकी लक्जरी कार की तारीफ करती है, काफी स्पेशियस है। वो रिप्लाई करने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक कॉल आता है। फोन पर कोई लेई मिंग है, याद करने पर लगता है उसकी सिस्टर। कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अब वो किसी काम में हेल्प नहीं कर पाएगी। वो ठीक है बोलकर कॉल काट देती है। फिर एक्सआईओ मिंग पूछता है, तुम शिफ्ट क्यों कर रही हो। टीचर एक्सप्लेन करती है, जिस अपार्टमेंट में मैं सिस्टर के साथ रहती थी उसका लीज खत्म हो गया है, लैंडलॉर्ड रीन्यू नहीं कर रहा, तो अब नया प्लेस ढूंढना पड़ेगा। शेन युआन तुरंत बोलता है, मूव में मैं हेल्प कर देता हूँ, मेरी कार बड़ी है, यूज कर लेना। वो मना करती है, ये सही नहीं होगा, मैं पहले ही तुमसे काफी हेल्प ले चुकी हूँ और कार भी ब्रांड न्यू है। वो कैजुअली बोलता है, कार्स यूज करने के लिए ही होती हैं और वैसे भी आप टीचर हैं, मैं तो बस सपोर्टिव स्टूडेंट हूँ। आखिर वो मान जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़का नो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वो एडमिट करती है, स्टूडेंट वाली बात असाइड रखें तो तुम काफी अट्रैक्टिव हो। फिर उसे याद आता है वो हैंडबैग जो उसने गिफ्ट किया था। अब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर लगता है वो गिफ्ट सच में रियल ही था। वो पूछती है, तुम्हें याद है वो बैग जो तुमने दिया था। वो बोलता है, हाँ क्यों। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि वो बीच में ही बोल देता है, वो रियल था, मुझे पता था तुम डाउट करोगी। मैं अब स्ट्रगलिंग स्टूडेंट नहीं हूँ जिसने मेरी हेल्प की। उसे गिफ्ट देना गलत नहीं है, मैंने बस किसी को कुछ दिया जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इतना ही। अब वो फुल टोमेटो मोड में है, पूरा चेहरा लाल। सोच रही है ये सब अप्रोप्रिएट नहीं है। वो कुछ बोलने लगती है लेकिन वो उसे रोक देता है, बस ड्राइव कीजिए, बैग रिटर्न करने की मत सोचिए, मैं वापस नहीं लूंगा। थोड़ी देर बाद कार में वो पूछती है, आज घर पर सोओगे। वो कहता है, नहीं, पास में कोई प्लेस नहीं है, डोम ही चला जाऊंगा। वो उसे कार कीज देती है, कार रख लो, कल वापस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाओ, उस मोमेंट में वो काफी स्टनिंग लग रही है। शेन युआन थैंक्स बोलता है और उसके गाल पर एक क्विक किस दे देता है। उसे एहसास होता है ये लड़का अब काफी बोल्ड हो रहा है। लास्ट टाइम उसके घर अचानक लीन इन कर गया था, बुक शेल्फ के पास भी वही, और अब ये। वो भागते हुए बोलती है, तुम सबसे वर्स्ट स्टूडेंट हो। उसी वक्त नाना का मैसेज आता है कैफे से। वो लिखती है कि किसी वर्कर ने कुछ सामान अंदर छोड़ दिया है और एंट्री चाहिए, लेकिन नाना खुद दूर है। फिर क्लैरिफाई करती है, वेट, एक्चुअली नाना नहीं, वो दूसरी वुमन है जो अक्सर कैफे में रहती है, लंबी वाली जिसकी स्कर्ट हमेशा उड़ती रहती है। कॉन्ग सीलिंग। वो अपोलोजाइज करती है, सॉरी, गलती से कुछ टॉयज कैफे में रह गए। टॉयज? किस तरह के टॉयज? खैर, शेन युआन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ। वो अंदर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, ये मेरे बच्चे का है। अच्छा, तो ये उस तरह का टॉय था। शेन युआन कैजुअली कमरे में खड़ा है, चारों तरफ की हाई क्वालिटी चीजें ऑब्जर्व करते हुए। वो पूछता है, बच्चा कितने साल का है। वो कहती है, 3 साल और आधा, पूरा शैतान है। लेकिन तभी शेन युआन नोटिस करता है वो वाइन की बोतल उठा रही है, तो अब उसकी पूरी स्टोरी थोड़ी एड अप नहीं कर रही। वो पलटकर बोलती है, सब मिल गया। शेन युआन पूछता है, तुम ऐसे इधर उधर क्यों देख रही हो। फिर उसे याद आता है,
अरे हाँ, ये वही कैफे है जिसे उसने उसी से खरीदा था। वो थोड़ी नॉस्टैल्जिक हो गई थी। हमारा लड़का तुरंत समझ जाता है उसकी लाइफ में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। इतनी दूर सिर्फ वाइन की बोतल लेने आना, ये समथिंग्स ऑफ। वो उससे कहता है अगर कभी आना चाहो तो यहाँ वेलकम हो। वो हल्के से मना करती है, ज्यादा आना ठीक नहीं रहेगा। तभी वो कैजुअली बोल देता है तो एक ड्रिंक कर लेते हैं। वैसे भी वो अकेले पीने वाली ही थी और वो एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती। श्योर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? वो बोलता है हाँ, वाई नॉट। वाइन डालते हुए वो पूछता है फैमिली इश्यू है, तुम काफी डाउन लग रही हो। वो हैरान होकर कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लेते हो? वो शांत सा जवाब देता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ, जेंग जियानयांग। वो कार डीलरशिप में काम करता है। सुना है वो चेन ना के साथ काफी मेस कर रहा था जब वो वहाँ जॉब करती थी, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड था। लंबी वाली औरत पूछती है तो क्या सच में उनके बीच कुछ हुआ था? शेन युअन सिर हिलाता है शायद नहीं, लेकिन वो क्लियरली लिमिट्स पुश कर रहा था। इसी वजह से चेन ना ने जॉब छोड़ दी। वो जवाब देती है बस एक और नाम मेरी लिस्ट में ऐड हो गया। हाल ही में वो सीरियसली डिवोर्स के बारे में सोच रही है और पेपर वर्क भी गैदर करना शुरू कर चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी पूरा नाइटमेयर है। ऑफिस में लोगों को थ्रेटन करता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं छोड़ता। तो वो जानती है कि ये प्रोसेस आसान नहीं होगा। ऊपर से अब बच्चा भी इन्वॉल्व है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका असर बच्चे पर कैसे पड़ेगा। पूरा मामला मेसी होता जा रहा है। हमारा लड़का सीधे पॉइंट पर आता है अगर खत्म हो चुका है तो खत्म है, खींचने का कोई फायदा नहीं। ये बच्चे के लिए और भी बुरा होगा। वो मान जाती है हाँ तुम सही हो। ये बात सच में सेंस बनाती है। फिर भी वो उसे काइंड मानती है कि उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। लाल ड्रेस वाली लंबी लेडी उसे थैंक्स कहती है, खड़ी होती है मुझे निकलना चाहिए, लेकिन अचानक लड़खड़ा जाती है और सीधे उसके ऊपर गिर पड़ती है। क्या हो रहा है? वो जल्दी से अपोलोजाइज करती है, फिर झुककर उसे गुड बाय किस देती है और भाग जाती है। शेन युअन वहीं खड़ा है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। बाहर जाते हुए वो खुद से सोच रही है मैं पागल हो गई हूँ क्या? थोड़ी वाइन पी और कंट्रोल ही खो दिया। इतने साल प्रॉपर्ली बिहेव किया और आज अचानक ये सब। वो नाना को कॉल करता है और बताता है तुम्हारी फ्रेंड की मदद करते करते घर से काफी दूर आ गया हूँ, आज तुम्हारे यहाँ रुकना पड़ेगा। नाना कहती है होटल बुक कर देती हूँ। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा हक चाहिए। लेकिन जब वो पहुंचता है ओह भाई, जिस तरह से वो उसे ग्रीट करती है। शेन युअन थोड़ा टिप्सी है, बताता है कि स्कूल वालों के साथ डिनर था। नाना कहती है बैठो थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए टी बनाती हूँ। लेकिन वो पहले ही हग में चला गया। इतनी चिंता मत करो। वो पूछती है ये क्या है? वो बोलता है बस एक क्विक हग। नाना सोचती है पहली बार पानी था, फिर एक्सरसाइज, अब हग। इस लड़के के पास हमेशा एक्सक्यूज रेडी रहता है। वो सोचती है आज तो स्कोर नहीं करेगा। वो बेड सेट कर चुकी है, बीच में डिस्टेंस रखकर लेट जाती है और पीठ घुमा लेती है। शेन युअन उसे देखता है और सोचता है मुझे लगा था वो अंदर से एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन ये बंदा स्लिक है। वो लेटकर बोलता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, फेयर है, रूम ठंडा है और उसने काफी पी रखी है। नाना कहती है हीटर चला देती हूँ। वो बोलता है इतनी टेक्नोलॉजी क्यों, बस थोड़ा पास आ जाओ, वही काफी है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि वो बोल देता है देखो अब ठंड चली गई। हाँ क्लियर है। ये बंदा फिर से स्कोर कर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और मैसेज छोड़ जाती है तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं, मैं काम पर निकल गई हूँ। उसी टाइम शेन युअन उठता है, मैसेज पढ़ता है और साथ में मैंग लू की एक्सप्लोसिव कॉल्स। फिर वही स्किन्नी गाय जिम में कहा है। अब तो वो खुद से ही इरिटेट होने लगा है। ये नाना की फ्रेंड है। दिन शुरू होने से पहले ही हेडेक। तभी मैंग लू सामने आ जाती है, हाथ में 2 बास्केटबॉल्स। पूछती है फोन इतना दूर क्यों रखा है, क्या डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? फोन लगातार बज रहा है। अब एक्सआईओ का कॉल आता है। वो बोलता है एक काम है। मैंग लू हंसकर बोलती है ठीक है और प्लेफुल वेव देकर चली जाती है। कॉल पर एक्सआईओ बताती है तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, लेकिन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स को फोटो सबमिट करनी होगी हाइट और वेट के साथ। वो पूछती है क्यों? शेन युअन कामली बोलता है एंटरप्रेन्योर को फिजिकली फिट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यही डिसिप्लिन का इंडिकेटर है। एक्सआईओ को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन क्योंकि वो इन्वेस्टर है स्कूल अग्री कर लेता है। वो बताती है कि पहले बैच के स्टूडेंट्स से जल्द ही मीटिंग अरेंज है। शेन युअन बोलता है ठीक है। फिर वो ऐड करती है मैं और मेरी सिस्टर कल शिफ्ट कर रहे हैं, फ्री हो? वो बोलता है हाँ। हाफ एन आवर बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन फिर कॉल मैंग लू अगेन, तुमने कहा था निकल रहे हो, लेकिन अभी भी घर पर हो? वो बोलता है बिजी हूँ, विला डिजाइन्स और कंपनी वर्क देख रहा हूँ। वो टीज करती है क्या कोई छोटा सा प्रॉब्लम अपने पास रखने की सोच रहे हो? वो हंस देता है ये जानती है कि प्रॉब्लम तो मैं खुद हूँ, क्योंकि वो इमोशनली सपोर्ट भी देती है। वो बोल देता है अगर स्टिक अराउंड करना चाहो तो ठीक है। वो तुरंत सुपर हाई रेस सेल्फी भेजती है, मैं जिम में वेट कर रही हूँ। कुछ देर बाद शेन युअन जिम के बाहर खड़ा है। क्लासिक सीन, एक रिच ओल्डर गाय आकर बोलता है कार अच्छी है लेकिन मेरी बेटर है, अगर क्वालिटी वेमेन पुल करनी है तो हाई एंड जाना पड़ेगा, स्टूडेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। शेन युअन बस थैंक्स बोल देता है और तभी रिच गाय बोलता है तो मैंग लू आ ही गई, आज क्या खाना है? मैंग लू पोलाइटली बोलती है थैंक्स मिस्टर फैन, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है और आपको मैसेज भी भेजा था। वो साथ चलने का ऑफर करता है। शेन युअन बीच में कट करता है सॉरी मेरी कार इतने रिच आदमी को कैरी करने के लिए बहुत चीप है। मैंग लू हंसती है, उस आदमी को बाय बोलती है और शेन युअन से कहती है चलो जल्दी आओ। रिच गाय सल्क कर रहा है, ये लड़की उस लड़के के साथ क्यों चली गई? रिच तो मैं भी हूँ, भले ज्यादातर पैसा पेरेंट्स का ही क्यों न हो। यही एग्जैक्ट वजह है कि वो जिन्युअन को प्रेफर करती है।
कार में बैठते ही वो हमारे लड़के को एक्सप्लेन करने लगती है, मिस्टर फैन बहुत रिच है, उसके पेरेंट्स ने उसे $2 मिलियन की कार दिलाई है, ये वो ब्ला ब्ला। जिन्युइन उसे देखता है और बस बोलता है ओके, और तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, आज तुम इतने कोल्ड क्यों हो? नॉर्मली तुम ऐसे नहीं होते। वो कामली पूछता है तो तुम चाहती क्या थी कि मैं क्या बोलूं? वो मुंह फेर लेती है, अब और भी अननॉयड। हमारा लड़का परफेक्टली समझ चुका है, ये लड़की जानबूझकर उस दूसरे आदमी को लाई थी, थोड़ी जेलसी क्रिएट करने के लिए, कंपटीशन दिखाने के लिए, ताकि वो रियलाइज करे कि और भी आदमी उसके पीछे हैं। लेकिन नो, ये ट्रिक उस पर काम नहीं करने वाली। वो कैजुअली बोल देता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं थोड़ा एक्टिव हूँ तो मुझे सच में एक्सरसाइज की जरूरत है। वो गुस्से में आकर उसे हिलाने लगती है। परवर्ट वो इनोसेंट बनकर कहता है, क्या बास्केटबॉल खेलने से किसी को नुकसान नहीं होता? वो पलटकर बोलती है, कैफे वाले दिन के बाद तुम सीधे अपस्टेयर्स चले गए थे। मतलब उसे पता है वो किस तरह के गेम की बात कर रहा है। जिन्युइन समझ जाता है वो उस मोमेंट को जिंदगी भर पकड़े रखने वाली है। वो टॉपिक बदलती है और पूछती है, मेरी लाइफ इतनी पीसफुल क्यों लगती है? ऐसा लगता है जैसे मेरे पास हमेशा तुम्हारे पीछे चलने का टाइम है। फिर खुद ही जवाब देती है, असल में मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बस बाकी चीजों को साइड में रखकर तुम्हारे साथ टाइम चूज कर रही हूँ। वो सॉरी बोलता है। वो कहती है, सॉरी मैं भी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मुझे किसी रियली नाइस रेस्टोरेंट में डिनर कराओगे। और ये बंदा और पुश करता है, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें सच में एंजॉय आएगा। शुक्र है सीन चेंज हो जाता है। अब वो फर्नीचर कंपनी के लोगों से बात कर रहा है। एक वुमन स्लाइड्स दिखा रही है, यूरोपियन स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, हर तरह के डिजाइन। मैन लू बोलती है, सब काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर पूछती है, बजट कितना है? बिल्कुल कैजुअली जवाब आता है, ज्यादा नहीं, बस 20 मिलियन। वुमन लिटरली शॉक हो जाती है, आंखें खुली की खुली। अब ब्रास ट्रैप क्वीन पूरी स्कर्ट क्वीन मोड में है, एक साथ सब उठता गिरता हुआ, पूरा मैनेज। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट, इतना खर्च कर रहा है तो इसके पास कम से कम 100 मिलियन होंगे। जिन्युइन खड़ा होकर बोलता है, क्लासिक चाइनीज स्टाइल रखो, बस वही फाइनल है। वुमन थैंक्स करती है और कहती है, मिस्टर हुआंग आपसे मिलना चाहते हैं फ्रेंडशिप के लिए। जिन्युइन कामली रिप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, डिनर थोड़ा अर्ली नहीं हो जाएगा? वो अपोलोजाइज करती है, बॉस बस फ्रेंडली होना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी गुड बाय कह चुका है। वुमन वहीं खड़ी पूरी तरह स्मिटन, भाई 20 मिलियन पूरी कंपनी चलाने के लिए काफी है। नेक्स्ट रूम में जाते ही वो बोलती है, मिस्टर चेन ने लेटर डिनर के लिए अग्री कर लिया है। वहाँ बैठा है बॉल्ड आदमी, मिस्टर वैन रेनमेन। वो कहता है, इस लड़के के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। फिर पूछता है, जिन्युइन अकेला आएगा या किसी के साथ? वो वुमन बोलती है, शायद वो किसी गर्ल को साथ लाएगा, लेकिन जो अभी उसके साथ थी वो वाइफ जैसी नहीं लग रही थी। बंदा बोलता है, गर्लफ्रेंड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेजेंडरी सुई सुई को उसके साथ बिठा देना। कार में मैन लू बोलती है, एसी बहुत ज्यादा हॉट है। वो आराम से बोलता है, मुझे तो परफेक्टली फाइन लग रहा है। वो पूछती है, इसके बाद क्या प्लान है? वो कहता है, कुछ खास नहीं, तुम्हें वर्क पर ड्रॉप कर दूंगा। वो तुरंत बोलती है, आज नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जहाँ जाओगे फ्री में खाऊंगी। शेन युआन हंसकर बोलता है, अगर पूरे दिन फॉलो करोगी तो रात भी यहीं रुकना पड़ेगा। अब उसके दिमाग में वाइल्ड थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन बाहर से बस बोलती है, पर वर्ट फिर भी वो कार से उतरती नहीं है। उसे पता है उसे वापस वर्क पर ही जाना है। नेक्स्ट सीन, उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, क्या कर रही हो? मैन लू कैजुअली बोलती है, कार में हूँ। फ्रेंड अस्यूम कर लेती है, मिस्टर फैन की कार में, वही जो पीछे छूट गया था। मैन लू ऑनेस्टली बोलती है, नहीं जिन्युइन की कार में हूँ। फ्रेंड ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ती है, वेट तुम दोनों ने कर लिया? मैन लू रिप्लाई करती है, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, बस उसके खरीदे हुए हाउस के रेनोवेशन प्लान्स देखे, फर्नीचर डिजाइन्स देखे, बस वही। लेकिन जैसे ही वो बताती है कि उसने कितना पैसा खर्च किया, उसकी फ्रेंड शॉक में चली जाती है। इतना पैसा यूं ही उड़ाना कोई सेंस नहीं बनाता। सीरियसली वो शेन एआई कितनी लकी थी, गोल्ड माइन पकड़ लिया और अब तुम भी उसी में तैर रही हो। वो रियलाइज करती है जो 2 लड़कियां पहले उसके बराबर थीं, अब लग्जरी लाइफ जी रही हैं, शायद ऊपर वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इवनिंग में नंजिंग रेस्टोरेंट, एक आदमी मिस्टर वैन को ग्रीट करता है, आज यहाँ क्या कर रहे हो? गंजा। मिस्टर वैन रिप्लाई करता है, एक बहुत वीआईपी क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ। वो आदमी गुड बिजनेस विश करता है और चला जाता है, लेकिन जाते जाते लड़की को क्यूरियस नजर से देखता है, इतनी ब्यूटी बोल्डी के साथ क्यों? जैसे ही शेन युआन कार पार्क करता है वो बता देता है कि वही क्लाइंट है। मिस्टर वैन थोड़ा पैनिक में तेजी से ग्रीट करने आता है, सबसे पहले पूछता है, ये आपके साथ वाली लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? शेन युआन बिना सोचे बोल देता है, नहीं बस फ्रेंड है, नाम लियो है। मिस्टर वैन पोलाइटली ग्रीट करता है, लेकिन मैन लू अंदर ही अंदर जल रही है। उसने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया उसे गर्लफ्रेंड मानने से। टेबल पर बैठते ही मिस्टर वैन अपनी असिस्टेंट डिजाइनर इंट्रोड्यूस करता है, सिक्सू। शेन युआन हैंड शेक करता है और तुरंत नोटिस करता है स्किन कितनी सॉफ्ट है, उंगलियां जेड जैसी स्मूथ। उसमें एक प्योरिटी है जो दुनिया से अभी तक टच नहीं हुई, उन औरतों से अलग जो हमेशा उसके आसपास रहती हैं। बोल्डी ये सब नोटिस कर लेता है और बोलता है, आज बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बस कैजुअली मिलना जुलना है। सिक्सू के पास बैठी वुमन उसे हल्का सा एल्बो मारती है, एस्टीम्ड मिस्टर चेन के लिए टोस्ट करो, ये तुम्हारा चांस है क्लोज आने का। सिक्सू उठती है, ग्लास उठाकर बोलती है, चीयर्स मिस्टर चेन। शेन युआन कैजुअली स्माइल करता है। मैन लू भी ड्रिंक करना चाहती है, लेकिन शेन युआन बोलता है, आज नहीं, आज तुम ड्राइव करोगी। वो थोड़ा अनहैप्पी हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी है, क्योंकि समहा ये सिचुएशन उसे रिलेशनशिप वाइब दे रही है। उधर एक्सयूई लड़खड़ाते हुए ग्लास लेकर आती है, ऑकवर्ड सा बोलती है, मैं भी आपके साथ टोस्ट करना चाहती हूँ। शेन युआन कामली बोलता है, अगर अल्कोहल पसंद नहीं है तो टी ले सकती हो। मैन लू तुरंत बीच में आ जाती है, सॉरी वो ज्यादा नहीं पीती, वो साउथ से है, अभी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुई है, लेकिन एज काफी क्लोज है तो कम्युनिकेशन ठीक रहेगा। फिर बोल्डी बोलता है, शेन युआन को
सोशल मीडिया पर ऐड कर लो, इतने टैलेंटेड यंग मैन से कनेक्शन बनाना अच्छा रहेगा। मेंग लू इंस्टेंटली समझ जाती है ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। इस लड़की को बिजनेस वर्ल्ड समझाने के बहाने सीधा ऑफरिंग की तरह आगे कर दिया। प्योर दिखने वाली ये लड़की सीधे शेन युअन के सामने रख दी गई। हाई एंड पिंपिंग से कोई फर्क नहीं। तभी ग्रीन जैकेट वाला एक लड़का आता है। जेंटलमैन के लिए ड्रिंक भेजना चाहता हूँ। बोल्डी शेन युअन को बुलाता है और इंट्रोड्यूस करता है, ये लिन गेंग्याओ है, मेरा ग्रैंडसन। फिर ग्रैंडसन से बोलता है ये शेन युअन है, एज के हिसाब से बहुत गिफ्टेड यंग मैन। अजीब बात ये है कि गेंग्याओ शेन युअन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इतना लाल क्यों हो रहा है भाई? शेन युअन सोचता है ये मुझे पहचानता लग रहा है लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं। बोल्डी पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शेन युअन रिप्लाई करता है थोड़ा बहुत, ना ज्यादा ना कम। फिर बोल्डी कैजुअली बोल देता है शेन युअन ने 10 मिलियन की विला खरीदी है और 20 मिलियन फर्नीचर पर खर्च करने वाला है। गेंग्याओ पूरी तरह स्टन। जिस एगहेड बोल्डी को वो सालों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था वही आज शेन युअन के आगे पूरी तरह बटरिंग कर रहा है। तो किड डिसाइड करता है अगर दादाजी इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए। वो शेन युअन को कांग्रेचुलेट करता है, अब से हमें आपको मिस्टर शेन कहना पड़ेगा। 3 आवर्स लेटर, हाँ आपने सही गेस किया, गंजा अंकल अब शेन युअन को कराओके के लिए इनवाइट कर रहा है। भाई साहब पूरे दिन से इस बच्चे को लॉक करके रखा हुआ है। वो मेंग लू को भी इनवाइट करता है और वो हेजिटेट करने लगती है। ये लड़की इतनी फिटनेस फोकस्ड है कि उसकी पूरी लाइफ स्ट्रिक्ट डाइट, परफेक्ट स्लीप शेड्यूल और गेन्स के हिसाब से चलती है। हेल्थी ग्लो इज एवरीथिंग। जिन्युअन उसे बोलता है अगर नहीं जाना चाहती तो घर जाओ, सो जाओ, अपना परफेक्ट रूटीन मेंटेन करो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी कॉम्पिटिटर्स पर जाती है उसे समझ आ जाता है अगर मैं नहीं गई तो वो छोटी नागिन सीधे उस पर टूट पड़ेगी और रात बहुत कोजी हो सकती है जो उसके लिए बहुत बुरा होगा। उसका दिमाग ऑलरेडी वर्स्ट केस इमेजिन कर रहा है, कहीं आज ही उस लड़की के पेट में बेबी न डाल दे। वो पैनिक में उठ खड़ी होती है, मैं जा रही हूँ, नो वे, मैं मिस करूंगी। और फिर सब कराओके पहुँच जाते हैं। चुई पूरे टाइम हमारे लड़के को देखती रहती है, लगता है कुछ ऑफर करना चाहती है, ड्रिंक वगैरह, लेकिन वो बोल देता है मैं ठीक हूँ, आज काफी हो गया, बस चिल करना है। और वैसे भी तुम्हें दिख रहा है कि तुम ऐसी जगहों की आदी नहीं हो तो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। वो थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाती है, सिर झुकाकर बोलती है थैंक्स प्रेसिडेंट चेन। वो कहता है हेड अप रखो, तुम्हारी एज में इतनी बड़ी कंपनी में काम करना इम्प्रेसिव है। ओह नहीं, ये बंदा अब गेम खेलने वाला है। मेंग लू तुरंत नोटिस कर लेती है। वो पूछती है क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहीं बैठी हूँ? वो आराम से जवाब देता है प्रॉब्लम तो उस मिस्टर फैन को होनी चाहिए जिसकी $2 मिलियन की कार है, वो अभी तुम्हें टेक्स्ट कर रहा होगा। वो चिढ़ जाती है, यही बात निकालनी थी इसे, और सोचती है मेरी कोई ट्रिक इस आदमी पर क्यों काम नहीं कर रही। चुई पूछती है कोई सॉन्ग पसंद है मैं पिक कर दूं? वो श्रग करता है जो भी चुनो मैं गा लूंगा। मेंग लू बोलती है उसे ऐसे घूरना बंद करो, वो पिघल जाएगी। वो कहता है मैं उसे वैसे ही देख रहा हूँ जैसे तुम्हें देखता हूँ। वो तुरंत स्नैप करती है ये राइट, जब तुम मुझे देखते हो तो बस स्लीज फील होता है, नो इमोशन। वो कामली जवाब देता है ये तुम्हारी गलती है, तुम खुद ही मुझ पर गिरती रहती हो और वैसे भी रिजल्ट तो सेम ही रहता है। वो आईब्रो उठाती है, रिजल्ट क्या? वो उसकी आंखों में देखता है बेड। उस पल उसका हार्ट 1 पॉइंट और बढ़ जाता है। ये लड़की क्लियरली इंटुइट है, रिच प्लस हैंडसम पास मिल गया, कम से कम ऑनेस्ट तो है। अगर अगली और ब्रोक होता तो वो क्या क्या कहती, सोचकर ही छोड़ देती है। वो माइक उठाता है और वो बोलती है थोड़ा टोन डाउन करना। तभी बॉडी आकर माइक पकड़ा देता है, कुछ गाओ, बूम सीन का। अरे यार सॉन्ग सुनना था। बाहर बूढ़ा आदमी अब भी बटरिंग कर रहा है, हाथ मिलाते हुए बोलता है सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिलेगा। हमारा लड़का थैंक्स बोलता है, आपकी डिजाइन टीम की वजह से मैं डेफिनेटली आपकी कंपनी को प्रायोरिटी दूंगा। फिर वो वुमन चुई को पकड़ती है, चलो निकलते हैं, बाय बोलकर चली जाती है। शेन युअन पूछता है ठीक से पहुंच जाओगी? वो बोलती है डोंट वरी, मैं चुई को सेफ घर पहुंचा दूंगी। अब बस वो और मेंग लू रह जाते हैं। वो पूछती है कार बुला दूं? वो कहता है नहीं, पास में होटल ढूंढ लूंगा और वहीं क्रैश करूंगा। वो अजीब सा फील करती है, टैक्सी लेकर घर क्यों नहीं जाते? वो हल्के से मुस्कुराता है, अगर इतनी कंसर्न है तो मुझे सोने के लिए थोड़ी जगह ऑफर कर सकती हो। वो एग्जैक्टली समझ जाती है वो क्या मतलब निकाल रहा है। प्रॉब्लम ये है अगर वो अभी बहुत ज्यादा रिफ्यूज करेगी तो शायद प्राइज ही खो दे। वो उसका शोल्डर पकड़ लेती है, हार्ट 75 BPM पर धड़क रहा है और बोलती है मैं ऐसी वुमन नहीं हूँ जो मर्दों को घर ले आए, मैं डिसेंट लड़की हूँ। लेकिन वो उसे बस देखता रहता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। अफेक्शन लेवल अचानक इतना हाई कैसे हो गया? वो बोलता है फॉरगेट इट, बताओ तुम कहाँ रहती हो, कैब मैं खुद कॉल कर दूंगा। लेकिन अब वो माइंड बदल लेती है, मैं घर नहीं जा रही। वो पूछता है तो फिर सोने का प्लान कहाँ है? वो चिढ़कर बोलती है मेस करना बंद करो, क्लाउन मत बनो। वो श्रग करता है ऑल राइट देन और उसे कार में बिठा देता है। कार के अंदर वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है आज रात जेंटल रहना, ना कि वो साउंड्स जो उसने कैफे में सुने थे। रियर व्यू मिरर में ओल्ड ड्राइवर, बस उसके कर्व्स, फेस, एयरबैग्स सोच रहा है रिच लोगों की लाइफ सच में अलग होती है। कार रुकती है ग्रैंड हाइट पर, टाउन का सबसे लक्सुरी होटल। और अजीब बात, हमारा लड़का बोलता है स्वीट 1 महीने के लिए बुक कर दो। मेंग लू भी कंफ्यूज, इतना लंबा क्यों? बस 1 रात है। वो इग्नोर कर देता है। रिसेप्शन वाली बताती है 1,10,000। वो बिना सोचे कार्ड स्वाइप कर देता है। अफेक्शन 60 से ऊपर है, अब जो भी खर्च ट्रिपल रिटर्न में आएगा। टाइम टू स्पेंड। रूम में जाकर वो व्यू देखकर बोलती है वाओ इनक्रेडिबल। उसे थोड़ा गिल्ट है कि वो नाना से उसे स्टील कर रही है, लेकिन अंदर से लगता है इस आदमी से कुछ अच्छा होने वाला है। क्या इमेजिन कर रही है ये क्लियर नहीं, क्योंकि हमारा लड़का ऑलरेडी उसके नेक की तरफ मूव कर रहा है। पूछते हुए गोल्फ खेलने का टाइम हो गया। वो बोलती है पहले शॉवर ले लो। वो कहता है नहीं बाद में। वो कर्टन्स की तरफ इशारा करती है, खुले हैं। वो हंसता है डोंट वरी, इस ग्लास से बाहर दिखता है अंदर नहीं। और फिर 10 चैप्टर्स बाद हमारा
लड़का फाइनली बॉम्ब साइट इन्वेड कर देता है। हाँ वही मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग दोपहर हो चुकी है, रात लंबी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेली जिम जाने वाली मेंगलू इतनी थक जाएगी। वो उसे टच करता है, वो झट से बोलती है आर यू क्रेजी, 4 बजे तक सोए नहीं, रेस्ट करो। वो सोच रही है मैं रोज ट्रेन करती हूँ, फिर भी एक स्किन्नी गाय ने मुझे कम्प्लीटली तोड़ दिया। वो जवाब देता है मैं जेंटल ही था, नॉर्मली तो पूरी रात चलता हूँ, आज कंट्रोल किया। अब वो उसे लूलू बुला रहा है। वो बोलती है कट इट आउट, बस थोड़ी देर सोने दो। वो हंसता है ठीक है कोच ली, थोड़ा रेस्ट कर लो। उठने के बाद कार चूज करना, 3 रुपए मिलियन के अंदर। वो झट से उठ बैठती है। क्या कहा, रिपीट करो। ये आदमी गिफ्ट देने में मास्टर है। वो बोलती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। उधर वो सोच रहा है नाना को भी कार मिली तो उसका रिएक्शन क्या होगा। मेंगलू तुरंत बोलती है मुझे एक पॉर्श पसंद है, 2 रुपए मिलियन से थोड़ा ऊपर। ओके वो बोलता है हाँ। अब वो कैजुअली बोलती है वैसे नाना ने बोला था उसे मैसराटी पसंद है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। शेन युआन अलर्ट हो जाता है रियली, नाना मैसराटी चाहती है। मेंगलू पूछती है वेट तुम उसके लिए लेने वाले हो। वो साफ बोल देता है लाई नहीं करूंगा, हाँ इंटरेस्ट है। अब मेंगलू समझ जाती है वो अभी भी नंबर 1 नहीं है, मैसराटी तो कम से कम 5 रुपए मिलियन की होती है। लेटर वो व्हाट्सएप पर फ्रेंड से चैट कर रही है। फ्रेंड ग्रैंड हायट में किसके साथ रात बिताई। मेंगलू हाँ कोई था, और वो भेज देती है वो फेमस कैट इमोजी सैंडविच वाला। फ्रेंड क्या किया। मेंगलू ऑब्वियसली मैंने शेन युआन किया। दिल सॉफ्ट हो गया और फ्लो में चली गई। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि ये मेंगलू थोड़ा ड्रामा कर रही है, ऐसे एक्ट कर रही है जैसे शेन यू ने उसे फोर्स किया हो, लेकिन अंदर से वो भी जानती है मेंगलू तो शुरू से ही चाहती थी। अब जब वो देखती है कि उसकी एक और फ्रेंड उस लक्जरी याcht पर चढ़ चुकी है तो वो खुद से पूछती है हमेशा अनलकी मैं ही क्यों हूँ। इधर शेन यू कपड़े पहन रहा है। वो मेंगलू से बोलता है कार ढूंढ लो, डिटेल्स भेज देना, मैं मनी ट्रांसफर कर दूंगा। उनका बॉन्ड ऑलरेडी आइटम 16 तक पहुँच चुका है। वो देखता है और समझ जाता है 90 पॉइंट रिवॉर्ड बस पास ही है। कार में स्पीकर पर नाना बोलती है मैंने बहुत अच्छी कॉफी बनानी सीख ली है, कब आओगे टेस्ट करने। वो एक्सक्यूजेस बनाता है आज नहीं आ पाऊंगा, फिर कैजुअली जोड़ देता है लेकिन जल्द ही तुम्हें कार लेने वाला हूँ कॉम्पेंसेशन के तौर पर। वो तुरंत मना करती है तुमने मुझे घर दे दिया, जॉब दे दी, और क्या चाहिए। वो कामली बोलता है जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उस पर स्पेंड करने में क्या गलत है, क्या तुम सच में गिफ्ट को मना कर दोगी। वो थोड़ी हेजिटेट करती है फिर बोलती है अगर लेना ही है तो लोअर कैटेगरी की टाइप बी कार, सस्ती वाली। वो हंसकर बोलता है कम से कम 2 मिलियन की तो होगी। वो शॉक में चली जाती है और फिर भाई ये बंदा 4D चेस खेलता है। कार वाली बॉम्बशेल डालने के तुरंत बाद बोलता है बाय द वे कल रात मेंगलू के साथ कुछ हुआ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। वो अभी भी कार वाली बात से उबर नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी बोलती है हाँ प्रॉब्लम है। फिर भी वो जानती है वो उसे बदल नहीं सकती। वो उसे रियश्योर करता है डोंट वरी, मेरे दिल में एक जगह है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। बेचारी इमोशनल हो जाती है, आवाज भर्रा जाती है। सच में शेन युवेन इतना स्मूथ खेल रहा है कि बुरा भी लगने लगता है। वो खुद भी सरप्राइज्ड है कि नाना उसे लेकर इतनी केयर करती है, यहाँ तक कि उसके ज्यादा स्पेंड करने की भी चिंता। वो बोलता है आज रात वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हल्के से बोलती है प्लीज। अब वो गिगल कर रही है पूरी तरह फ्लस्टर्ड और बोलती है कि वो वर्क पर लौट रही है। गेम पलट रहा है। शेन युवेन मन ही मन सोचता है स्कमबैग बनना दिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और तभी एडवाइजर ले XIO सामने आ जाती है कई बॉक्सेस उठाए हुए। वो तुरंत हेल्प करने दौड़ता है। पहला बॉक्स उठाते ही उसमें ब्रास भरे हुए थे, इतने हल्के की हवा में उड़ने लगते हैं। अब उसका दिमाग भी उड़ गया। वो वहीं खड़ा सोच रहा है अगर ये रियल होते तो आगे सोचने की जरूरत नहीं। वो उसे डांटती है घूरना बंद करो। दोनों मिलकर चीजें उठाते हैं। उसकी सिस्टर कार लोड करती है और बोलती है एक ट्रिप में काम नहीं होगा, कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। ले XIO एड्रेस देती है। रास्ते में वो अपोलोजाइज करती है मेरी सिस्टर थोड़ी रूड है और शायद तुम्हें पसंद नहीं करती। वो हंसकर बोलता है कोई बात नहीं, लास्ट टाइम से तो कम कोल्ड लगी। ले XIO एक्सप्लेन करती है उसकी सिस्टर सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, एक क्रिसमस पर सरप्राइज देने गई और उसे चीटिंग करते पकड़ लिया। उस दिन के बाद उसने मैन से उम्मीद ही छोड़ दी। शेन युवेन बोलता है वो आदमी पूरा ट्रैश है, कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तभी ले XIO पूछती है तो तुम किस तरह के आदमी हो, और अजीब सा जवाब निकल जाता है मैं महान धरती से आया एक प्योर आदमी हूँ। क्यों कहा, किसी को नहीं पता, और उससे भी ज्यादा अजीब। वो रिएक्ट करती है ओह ओके। वो पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अचानक वो लाल हो जाती है, थोड़ा आगे झुक जाती है। गर्ल क्या हुआ, पीठ में खुजली, लगता है अब जाकर उसने उसकी बात प्रोसेस की। वो कहती है रिपीट करो। वो हंसकर बोलता है मजाक कर रहा था, इतनी नर्वस क्यों हो। वो चुपचाप बैठी रहती है पूरी ऑकवर्ड। सच में ये वुमन भी थोड़ी स्ट्रेंज है ना। थोड़ी देर बाद जब सारे बॉक्सेस ऊपर पहुंच जाते हैं वो उसे पानी और कुछ खाने के लिए ऑफर करती है और यहीं से डेंजर जोन शुरू होता है। वो बोलता है मैं चाहूंगा कि तुम अप्रिशिएशन किसी और वे से दिखाओ। वो साफ साफ उसकी तरफ लीन कर रही है और ऑब्वियसली वो आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। हे भगवान, अब तो ये पूरा बुक ऑफ रेवलेशंस मोड में चला गया है। सीधा उसकी नेक बाइट करने लगता है और तभी दरवाजे पर आवाज आती है उसकी सिस्टर आ चुकी है। डोर खोलो, मैं की भूल गई हूँ। XIO घबराकर फुसफुसाती है छोड़ो जल्दी, मेरी सिस्टर देख लेगी। जैसे ही डोर खुलता है सिस्टर तुरंत पूछती है तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों है, हार्ट अटैक आ गया था क्या। XIO पूरी तरह फ्लस्टर्ड नहीं बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थका देता है। अंदर ही अंदर वो रिलीफ महसूस करती है अच्छा है
सिस्टर को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। मूड को काटते हुए वो तुरंत स्कूल की बात छेड़ देती है, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बोलती है कि बाद में कांटेक्ट करेगी। वो दरवाजे पर उसे थैंक्स बोलता है, अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और चला जाता है। सच तो ये है वो रुकना चाहता था, लेकिन सिस्टर के रहते चांस 0 था। जैसे ही वो जाता है, सिस्टर पूछती है, शेन यू के बारे में क्या सोचती हो? एक्साएओ ऑकवर्ड हो जाती है। सिस्टर हंसकर बोलती है, प्रिटेंड मत करो, कोई भी देख सकता है। वो तुम्हें कैसे देख रहा था? ये स्टूडेंट टीचर वाली नजर नहीं थी। एक्साएओ थोड़ा स्लिप कर जाती है, मुझे खुद नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करूं। सिस्टर तुरंत बोल देती है, सिंपल है, तुम फीलिंग्स पकड़ रही हो। सरप्राइजिंगली सिस्टर ज्यादा अपोज नहीं करती। वो कहती है, स्टूडेंट होने के अलावा वो डिसेंट लगता है, लेकिन एक बात याद रखना, वो ऐसा आदमी नहीं लगता जिस पर पूरी तरह डिपेंड किया जा सके। एक्साएओ बोलती है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। सिस्टर श्रग करती है, तुम्हारी लाइफ है, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, बस आंखें खुली रखना। वो लड़का डिपेंडेबल वाइब नहीं देता, और वो जो साइड आई देती है, अब ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता फीलिंग्स एक्साएओ को आ रही हैं या सिस्टर को। सीन शिफ्ट 1 आवर लेटर, कैंपस कैफे। एक लड़की है जिसका पेट पूरा लाल पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंच मार दिया हो। वो शेन यू को कॉल कर रही है। उसका नाम है फू यिंगजी, यूनिवर्सिटी की ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट संभालती है। शेन यू आता है, अपोलोजाइज करता है कि लेट हो गया। वो बोलती है, तुम्हें मेरी आवाज अलग लगी होगी, वॉइस एक्ट्रेस के लिए ये नॉर्मल है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसके ऑफिस सेटअप में हेल्प करेगी, रूम अरेंज करना, कुछ लॉजिस्टिक्स सॉर्ट करना। वो थैंक्स बोलता है, फिर कैजुअली जोड़ता है, एक्चुअली मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट्स भी हैं, क्या तुम पूरे रूम का सब कुछ हैंडल करने में हेल्प कर सकती हो? वो अग्री कर लेती है, थोड़ी अनश्योर होकर पूछती है, और किस चीज में हेल्प चाहिए? तभी एक लड़का बैग लेकर घुस आता है, तुम्हारा फेवरेट हॉट डॉग लाया हूँ। शेन युवेन साइड से देखता है, ये कौन सा वियर्डो है? फेस देखते ही समझ जाता है, हाँ भाई, रोमांटिक कंपटीशन। यिंगजी तुरंत बोलती है, मैं डाइट पर हूँ। लड़का इंसिस्ट करता है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, 20 मिनट लाइन में खड़ा रहा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो उसे डांट देती है, ले जाओ अपना हॉट डॉग, मुझे नहीं चाहिए। वो पूछता है, ये शेन युवेन कौन है? वो ठंडे टोन में बोलती है, नन ऑफ योर बिजनेस। बेचारा क्रश होकर चला जाता है। सच में इस स्टोरी में बस ह्यूमिलिएशन के लिए आया था। और तभी कैफे के बीच में कौन खड़ी है? फैन मिनहुई, लेजेंड हरसेल्फ। उसने ऑलरेडी यिंगजी को शेन युवेन के साथ देख लिया है। उसकी फ्रेंड बोलती है, 2 डेट्स हो चुकी हैं, मतलब फैमिली सच में ब्रोक नहीं है। बस मिनहुई चार्ज कर देती है। वो आकर शेन युवेन को किस करती है, उससे चिपक जाती है। क्लास जा रहे हो? वो ऑकवर्ड हो जाता है, नहीं, यिंगजी से कुछ डिस्कस कर रहा था। मिनहुई उसे पकड़े रहती है, इतनी क्लासेस मिस करोगे तो पास कैसे करोगे? यिंगजी उठ खड़ी होती है, उसे साफ पता है ये लड़की जानबूझकर कपल एक्ट कर रही है। वो बोलती है, मुझे कुछ काम है, और पहले ही निकल जाती है। शेन युवेन बस हाथ हिलाकर बाय करता है। आसपास के स्टूडेंट्स स्टंट, एक लड़का, 2 गॉडेसेस, प्रॉपर लव ट्रायंगल सीन। मिनहुई पूछती है, वो लड़की कौन थी? वो यिंगजी को जानती है। स्वीट वॉइस, इनोसेंट फेस, ऐसी स्नेक को अपने शेन युवेन के पास नहीं आने दूंगी। शेन युवेन बोलता है, डोंट वरी, हम स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है मिनहुई बहुत पॉजिटिव है, मेरी लाइफस्टाइल के साथ कैसे कोप करेगी? फिर भी वो बोलता है, मिस किया तुम्हें, 2 दिन से मिले नहीं। वो क्लास के लिए जा रही होती है, लेकिन जाते जाते कान में कुछ विस्पर करती है, फिर फ्लर्टी गुड बाय। वो वहीं खड़ा सोचता है, ये लड़की सच में स्वीट लिटिल मैनिस है। तभी कॉल आता है, क्वीन ऑफ गोल्ड डिगर्स, बोल्ड मिंगलू। कार चूज कर ली, बस 2.5 मिलियन की, और आज होटल चल रहे हैं ना। मैंने 2 आउटफिट्स भी सिलेक्ट कर ली हैं। वो पूछता है, किस टाइप की आउटफिट्स? वो हंसती है, लेटर पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज नाना के साथ प्लान है, और हुआयन ने भी इन्वाइट किया है। भाई पूरी तरह टोन, ये कैसी लाइफ है? उधर ले एक्साएओ के घर उसकी सिस्टर डिनर का आइडिया देती है, और इन्वाइट करती है शेन युवेन को। बच्चा कंफ्यूज्ड, अचानक इतनी सपोर्टिव क्यों? सिस्टर बोलती है, उसके बिहेव करने के तरीके से मुझे उसे बाइट करने का मन करता है। फिर बोलती है, ऑब्वियसली टेस्ट करने के लिए बुला रही हूँ। एक्साएओ हेजिटेट करती है, फिर मैसेज भेज देती है, मेरी सिस्टर हेल्प के लिए थैंकफुल है, डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। शेन युवेन मैसेज पढ़कर सोचता है, ये किस लेवल का मेस बन रहा है? टाइम मैनिपुलेट करने वाला भी यह सब मैनेज न कर पाए। वो डिसाइड करता है, हर एप्पल नहीं काट सकता। इस बार हुई और मिंगलू को मना। वो डोर पर कैजुअली आता है, थैंक्स बोलता है, जो भी बना है वही खा लूंगा। आपका घर है। अंदर देखता है, नया घर, लेकिन काफी नीट। वो पूछता है, सिस्टर कहाँ है? एक्साएओ बोलती है, शावर में है। अचानक वो पलटकर बोलती है, पास मत आना। वो कंफ्यूज्ड, क्यों? हेल्प ही तो कर रहा हूँ। वो इंसिस्ट करती है, नहीं, लिविंग रूम में जा। वो हल्का पुश करता है, मुझे कंपनी पसंद है, जब कोई कुक कर रहा हो। वो पीछे हटती रहती है, बहुत पास खड़े हो। वो बोलता है, हाफ मीटर तो बहुत दूर है। वो पूछती है, क्या करना चाहते हो? वो पास आकर फुसफुसाता है, कुछ नहीं, तुम्हारी सिस्टर बाथरूम में है और बाहर आने में टाइम लगेगा। तुम जानती हो विमेन कितना टाइम लेती हैं। हीट फ्लैश, और आपको पता है अब क्या होने वाला है। वो जल्दी से उसे किस करती है, फिर खुद को अलग कर लेती है, मुझे डिनर फिनिश करना है। थोड़ी देर बाद टेबल पर बैठकर वो बोलता है, सच बताओ तो गॉर्डन राम से भी तुम्हारे डिश से जेलस हो जाए। लेकिन लेईमैन बीच में काट देती है, फ्लैटरी बंद करो, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सिस्टर पूछती है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? वो जवाब देता है, बस 2। फिर रुककर सोचता है, ओह, ये तो पास्ट की बात पूछ रही थी, प्रेजेंट की नहीं। एक पल को लगा था, ये बंदा बहुत बोल्ड हो रहा है। वो ये जवाब इसलिए देता है क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी बस एक हाई स्कूल स्वीट हार्ट थी, और एक एक्स वाइफ, वही बदनाम वाली जिसने उसे छोड़ दिया। मैन बोलती है, ऑनेस्टली ये भी काफी ज्यादा है, स्पेशली जब मेरी सिस्टर
सिस्टर कभी किसी के साथ नहीं रही। उसे डर है कि कहीं वो उसकी सिस्टर का फायदा न उठा ले। शेन युआन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। दो भी ज्यादा माने जाते हैं। अब ग्रिलिंग शुरू होती है। सिस्टर है, पेरेंट्स कहाँ है, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। 10 मिनट में वो पूरी तरह ड्रेन हो जाता है, लेकिन अंदर से उसे क्लियर हो जाता है। इतने सवाल पूछने का मतलब है कि सिस्टर और एक्सआईओ ने पहले ही आपस में बात कर ली है और किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे हैं। तो भले ही ये इंटेरोगेशन लगे, असल में ये गुड साइन है। वो हल्के से अपने पैर से उसकी शिन टैप करता है। वो तुरंत पैनिक, अगर मेरी सिस्टर ने देख लिया तो। वो उठ खड़ी होती है। मुझे बर्तन धोने हैं, कुछ काम है। ले मैंग नोटिस कर लेती है कुछ ऑफ है। वो जानती है उसकी सिस्टर शेन युआन को पसंद करती है, तो फिर इतनी स्टिफ क्यों? वो पूछती है, थोड़ी देर और रुकना चाहोगे? शेन युआन खड़ा होकर बोलता है, नहीं, मुझे और काम है। असल बात, अगर इस बैटलफील्ड में कुछ होने वाला नहीं तो नेक्स्ट मिशन पर जाना बेहतर है। 10 मिनट बाद ले मैंग पूछती है, तुमने उससे कुछ पूछा ही नहीं, कॉन्फ्रंट भी नहीं किया, क्यों? एक्सआईओ एडमिट करती है, वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर लगता है, ज्यादातर लड़कों से ज्यादा, लेकिन रिलेशनशिप भी नहीं है और वो पहले से ऐसा बिहेव करता है। डेंजरस है। उधर शेन युआन ऑलरेडी फायर्ड अप था। वो शेन ना के घर पहुंचता है, उसे खींचकर पास लाता है। वो कंफ्यूज्ड, इतनी जल्दी क्यों? वो इधर उधर ढूंढते हुए पूछता है। वो पुरानी यूनिफॉर्म अभी है। नेक्स्ट सीन, वो यूनिफॉर्म में खड़ी है। ये पहनने को क्यों कहा? वो बस बोलता है, समडे समझ आ जाएगा। और अटैक शुरू। अफेक्शन पहले से 90 पर, स्मूथ सेलिंग। अफेक्शन 50 के बाद नेक्स्ट गर्ल अनलॉक हो जाती है। रिवॉर्ड ऑप्शंस, स्टैट बूस्ट, 5 मिलियन कैश या स्पेशल स्किल। लेकिन इस बंदे की नजर सिर्फ उसी लेजेंडरी एबिलिटी पर है जिसे सब एनवी करें। और अफसोस, सबसे पहले इफेक्ट झेलती है नाना। जो होना था हो गया। नाना बिस्तर पर पड़ी बोलती है, इस बार कुछ अलग लगा। वो पूछता है, क्या अलग? वो बस कहती है, पता नहीं, अलग था। वो चमकती आंखों से देखता है, ये मुझे सच में पसंद करती है। वो सोच भी नहीं सकता 100 अफेक्शन पर रिवॉर्ड क्या होगा। इस बार उसे एक और कार्ड मिला। उसने बेसिक कॉम्बैट स्किल चुनी। इतनी लड़कियों के साथ घूमते हुए कभी भी टारगेट बन सकता है। बोनस में मिली रिपेयर एबिलिटी, शायद किसी दिन किसी की मदद काम आए। भाई अभी बिस्तर में है और नेक्स्ट फाइट प्लान कर रहा है। दुनिया ठीक करना बेहतर मूव है, ऐसा वो सोचता है। तभी नाना को कॉल आता है, उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, मनी चाहिए। वो पूछता है, क्या हुआ? वो बताती है और कहती है कि सुबह घर जाएगी। वो जानती है कि भले ही वो केयर करता है, लेकिन ऑफिशियली साथ नहीं है, इसलिए उसे साथ चलने को नहीं कहती। वो बोलता है, अगर पैसे चाहिए हो मैसेज कर देना, मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है। टेबल पर नाना ने कॉफी बना रखी है। उसका अलार्म ऑफ कोर्स। एक लड़की का वीडियो कॉल। नांगजी दिखाती है कि स्कूल वाला स्पेस रेडी है। इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि उसके फैंस से फ्री में काम करवा लिया। काम खत्म होते ही एक लड़का पूछता है, और कुछ चाहिए? वो बोलती है, निकलो, 3 साल से कोशिश कर रहा था। और शेन युआन आते ही कोल्ड ट्रीटमेंट। वो सोचती है, अगर कोई 10 मिलियन स्कूल प्रोजेक्ट में डाल दे तो उसे पैसों की परवाह ही नहीं। अब वो खुद को इमेजिन कर रही है उसकी सेक्रेटरी के रूप में, हाथ थाइस पर। हाँ, सब क्रेजी हैं यहाँ। कट टू नाना के पेरेंट्स का घर। वो पूछती है, डैड कहाँ है? हॉस्पिटल में थे ना। रेस्टोरेंट क्यों? मॉम बोलती है, अंदर आओ, सेटअप था। 27 की हो गई, बॉयफ्रेंड नहीं तो ब्लाइंड डेट। लड़के का नाम डोंकेटू। उसकी मॉम गिनाने लगती है। कंपनी 10 मिलियन इनकम, कार, हाउस। वो बोलता है, बस BMW 5 सीरीज कस्टमाइज करवाई है। तभी वो रिंग निकालता है। थैंकफुली नाना के लिए नहीं, उसकी मॉम के लिए गिफ्ट। मॉम्स खुश, डैड इम्प्रेस्ड। नाना मॉम को रूम में खींच ले जाती है। ऐसा ट्रिक क्यों किया? मॉम लेक्चर देती है। कंपैरिजन प्रेशर। नाना थक चुकी है, आर्ग्यू का कोई मतलब नहीं। वो शेन युआन को मैसेज करती है। रिप्लाई आता है, मैं आ रहा हूँ। वो शॉक, क्यों आ रहा है? मॉम से बोलती है, एक फ्रेंड आ रहा है। कुछ मिनट बाद बैग से भरा हुआ शेन युआन एंट्री करता है। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेजेंडरी एंट्री। दूसरा लड़का बेबी साइज वाइन ग्लास पकड़े खड़ा। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड। शेन युआन कैजुअली बोलता है, फॉर्मेलिटीज छोड़िए, अब हम फैमिली हैं। पेरेंट्स की आंखों में बस गोल्ड रिफ्लेक्शन। कितना खर्च हुआ? वो हंसकर बोलता है, कुछ खास नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।